सो अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम वंस अगेन विद यू। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि बेटा इंटर और फाइनल CWA एक्सक्लूसिव और यू कैन से CMA एक्सक्लूसिव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स वाले बच्चों के लिए बेटा एक्सक्लूसिव बिट क्वेश्चन सीरीज में लेकर आऊँगा और वही मैं अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ आप सभी के लिए। तो इंटर वाले बच्चों जितने भी इंटरमीडिएट, मैं वापस बोल रहा हूँ, CMA इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं वो इस लेक्चर को एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। CA इंटर वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मैं CA इंटर पढ़ाता हूँ मैं बोलता हूँ बेटा CMA वाले भी देख सकते हैं, और CMA पढ़ाता हूँ तो बोलता हूँ CA वाले भी देख सकते हैं। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंटर सिलेबस वाले बच्चे इन बिट क्वेश्चंस को भी साथ में सॉल्व करके चल सकते हैं बेटा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सिलेबस लगभग बराबर ही है, वही चीज़ें हैं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इधर थोड़ा बहुत कस्टम आता है, उधर आपके पास कस्टम बिल्कुल भी नहीं होता है इंटर लेवल पर, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है। बाकी जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वो लगभग आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो एप्लीकेबिलिटी साहब मैंने यहाँ पर बता दी। CA इंटर वाला बच्चा भी देख सकता है, और CMA वालों के लिए तो खास तौर से एक्सक्लूसिव ये है ही। सर हमारे लिए एक्सक्लूसिव नहीं डाला आपने? बेटा CA वाले बच्चों आपके लिए ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आपके लिए पूरी MCQ सीरीज डाल चुका हूँ। रिविजन टेस्ट पेपर्स नवंबर अटेम्प्ट के लिए पूरे डाल चुका हूँ दोनों, और अमेंडमेंट्स भी सारे डाल चुका हूँ। तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स आपके, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सारे डल चुके हैं CA इंटर वाले स्टूडेंट्स। हालांकि CA फाइनल वालों के लिए अभी MCQs बाकी हैं, 2 लेक्चर MCQs के भी डल चुके हैं, शायद 1 या 2 लेक्चर के अंदर उनके MCQs भी खत्म हो जाएंगे। और बेटा अपना पढ़ाने का तरीका सिंपल सा होता है, हम भागा दौड़ी नहीं करनी है साहब, कोई रैपिड कोई बुलेट रिवीजन नहीं है। हम यहाँ पर आपको रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू कराकर चलेंगे, यानी है ये भी रिवीजन लेक्चर ही बेटा, ये एक तरीके से GST रिवीजन लेक्चर ही है। बट मैं यहाँ रिवीजन आपको चैप्टर वाइज या कॉन्सेप्ट वाइज ना कराकर क्वेश्चन वाइज कराऊंगा। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में अपन रिवीजन करेंगे बेटा। उसके पीछे एक बड़ा पर्पज है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन की ही अगर हम प्रैक्टिस करते करते रिवीजन कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर रिवीजन बेटा क्या होता है, दिमाग थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग फॉर्म में काम करता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी किसी चैप्टर से आएगा और कभी किसी चैप्टर से आएगा। तो कंटिन्यूसली आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे जंप करेंगे, रेदर देन मैं आपको बिठाकर पूरा एक चैप्टर एक बार में रिवाइज कराऊं। राइट सर। तो बेटा बिना किसी फालतू बात के और बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन फटाफट से मेन कॉन्टेक्स्ट पे चलते हैं और पढ़ाई चालू करते हैं। चलो साहब, ये रहा बेटा आपका वो बुक, पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेशन बिट क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ सर, ये देख सकते हैं आप साहब, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चलो सर फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। ये शुरू हो रहे हैं आपके बिट क्वेश्चंस। यहाँ पर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आराम से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैव बीन सबस्यूम्ड इन GST। बेटा इनमें से कौन से टैक्स सबस्यूम हो चुके हैं? बेटा ये आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही है, जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से आपके पास ये आएगा कि कौन कौन से टैक्सेस बेटा सबस्यूम हो चुके हैं। तो आपको अच्छे से पता बेटा, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल A लेकर आए, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल A लेकर आए बेटा, जिससे GST का इंट्रोडक्शन हुआ। और इसके कारण बेटा जो पुराने टैक्सेस लगा करते थे अब वो नहीं यहाँ पर लेवी होकर चलेंगे। जिसके अंदर कौन कौन सा आता है? सर पूरी तरीके से खत्म हो गया क्या? नहीं बेटा, पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे तंबाकू हो गया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए बेटा, 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स, उस पर अभी भी पुराने ही टैक्सेस लगकर चलेंगे। तो टेक्निकली कहें तो पूरी तरह से सबस्यूम नहीं हुए हैं, पूरी तरह से सबस्यूम नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी हम कहेंगे कि मेजर एक्सटेंट तक, क्या बोलेंगे बेटा, मेजर एक्सटेंट तक ये सबस्यूम हो चुके हैं। तो बेटा पहले जो आपका CST हुआ करता था, आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, एक्साइज और वैट हुआ करता था, ये बेटा यहाँ पर आपके सबस्यूम हो गए। और इन तीनों की जगह बेटा आगे आपके पास में एक टैक्स जिसको बोला हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका कौन सा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी D ऑप्शन बेटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डैश हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। बेटा किसके पास में एक्सक्लूसिव राइट है लिस्ट 1 में? फटाफट बताओ। 3 लिस्ट होती है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। हाँ सर, लिस्ट 1 होती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की, लिस्ट 2 होती है बेटा स्टेट गवर्नमेंट की, लिस्ट 3 होती है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लिस्ट 1 किसकी होगी बेटा? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है सर। हाँ सर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3, GST इज लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट। बेटा GST सब पर लगेगा, क्या बोला, सारे गुड्स पे और सारी सर्विसेज पे लगेगा, लेकिन किस पे नहीं लगेगा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है बताओ, किस पे नहीं लगेगा? बेटा ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 366 12A। क्या बोला मैंने? आर्टिकल नंबर
आर्टिकल 366(12)A में आपको बेटा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये है वो आर्टिकल बेटा जहां पर जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है। क्या बोला मैंने? जहां पर आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की क्या मिलती है बेटा? डेफिनेशन। हाँ, जीएसटी भी बेटा डिफाइन करा हुआ है। क्या बात कर रहा हूँ सर? हाँ, आर्टिकल 366(12)A के अंदर जीएसटी भी डिफाइन किया हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है बेटा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ, क्या बोला? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर। और सप्लाई सेक्शन 7 से आता है। हाँ सर, सप्लाई पर क्या लगाएंगे बेटा? टैक्स लगाएंगे। यहां पर टैक्सेबल इवेंट कौन सा हो गया? टैक्सेबल इवेंट। किस इवेंट के होने पर टैक्स लगेगा बेटा? सप्लाई होने पर। क्या होने पर? सप्लाई होने पर टैक्स लगेगा। सप्लाई बेटा किसकी होनी चाहिए? तो बोला बेटा गुड्स एंड सर्विसेज की होनी चाहिए। लेकिन वहां पर एक चीज लिख दी बेटा, और वो लिख दिया एक्सेप्ट। क्या लिख दिया? एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में लिख दिया बेटा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब बेटा एल्कोहलिक लिकर को तो जीएसटी के परव्यू से ही बाहर निकाल दिया। सर परव्यू मतलब एक्सटेंड, स्कोप से ही बाहर निकाल दिया। अगर बेटा इसके ऊपर अगर आपको जीएसटी लगाना पड़ा इन फ्यूचर, तो बेटा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करना पड़ेगा वापस से। इस डेफिनेशन को अमेंड करने के लिए बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ही आपको अमेंड करना पड़ेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं है बेटा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में आता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। 9(2) चार्जिंग सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन डाल रखा है, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2। वहां पर बोला हुआ है साहब कि जो 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स होंगे उस पर उस डेट से जीएसटी लगेगा जो डेट जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उस डेट से हम 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगाकर चलेंगे। लेकिन ऐसा अल्कोहलिक लिकर में नहीं है साहब। अल्कोहलिक लिकर को तो जीएसटी से ही बाहर कर दिया, पूरा का पूरा बाहर, जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर। समझ रहे हो? तो वहां पर लिखा हो बेटा गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ALCHC। क्या बोला? ALHC, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो बेटा इसको एक्सेप्ट करके जीएसटी की डेफिनेशन से ही यहां पर बाहर कर दिया गया। ओके सर, समझ में आ गया। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। आर्टिकल नंबर 366(12)A ने इतना सा बोला कि साहब जीएसटी की डेफिनेशन क्या होगी? तो बोला जीएसटी मतलब टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और बेटा जब आर्टिकल से ही बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब इस पे जीएसटी लग ही नहीं सकता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लग सकता है, लेकिन उस डेट से जो डेट नोटिफाई की जाएगी, यहां पर कोई सी भी डेट नोटिफाई कर लो बेटा, अल्कोहलिक लिकर के केस में आप लगा ही नहीं सकते। सर फिर कैसे लगेगा? बेटा आर्टिकल को ही अमेंड करना पड़ेगा और आर्टिकल में इस चीज को एक्सेप्ट वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा, तब जाकर आपका अल्कोहलिक लिकर किसमें आएगा? स्कोप में आएगा जीएसटी के, और फिर जीएसटी उस पर लगकर चलेगा। तो उसके लिए बेटा आपको आर्टिकल ही क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड करना पड़ेगा एक बार वापस। सर इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्यों था सबकी अल्कोहलिक लिकर को बाहर रखा बेटा? अल्कोहलिक लिकर को बाहर इसलिए रखा बेटा क्योंकि हर स्टेट में पियवक्कड़ों की संख्या, क्या बोला मैंने? पीने वालों की संख्या, वो पीते ना बेटा थोड़ा थोड़ा, हाँ सर थोड़ा थोड़ा, उसकी संख्या अलग अलग, थोड़ा नहीं सर बहुत पीते हैं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बहुत पी जाता है, मतलब लेने वाली चीज़ें दोस्त, हम बियर की बात कर रहे हैं, वाइन की बात कर रहे हैं, बहुत पिया जाता है साहब इसकी संख्या। लेकिन बेटा डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट पर। जैसे गुजरात के लिए आप क्या बोलेंगे साहब? ड्राई स्टेट है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि 100% ड्राई स्टेट है, बट मैंने कहा ना गुजरात में उतना आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपको पंजाब में बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो स्टेट वाइज यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? बाइफर्केशन हो रहा है। तो हम इक्वल नहीं कर सकते इसको। जीएसटी का मतलब तो बेटा क्या हो गया? इक्वल ऑन ऑल, हर स्टेट पर वो इक्वल ही रेट लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बोले साहब इस पर स्टेट एक्साइज लगाएंगे, हर स्टेट। अब जैसे पंजाब में अगर बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, तो साहब वहाँ पर ज़्यादा टैक्स का आपको वसूली होगी ना। हाँ, और राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पर कम होगी। तो स्टेट वाइज चले तो ही सही है। इसको जीएसटी में लाकर पूरा ऑल ओवर इंडिया पे वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट इस पर नहीं लगाया, वरना नुकसान ज़्यादा होता दोस्त, क्योंकि वहाँ पर उतना रेट ऑफ टैक्स आप लेवी नहीं कर पाते। जीएसटी में इतना रेट ऑफ टैक्स आप लेवी नहीं कर पाते जितना आप अदरवाइज एक्साइज, सेंट्रल स्टेट एक्साइज लगाकर या फिर स्टेट का वैट लगाकर आप यहाँ पर चार्ज कर पा रहे हो। तो ये लॉजिक था कि ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होगा बेटा गवर्नमेंट को इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में, जब ओल्ड टैक्स लगकर चल रहे हैं, क्या बोला? पुराने टैक्सेस, स्टेट एक्साइज और वैट लगकर चल रहा है, तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है स्टेट्स को भी और गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल को भी। इसलिए इसको पुराने में ही रहने दिया, क्योंकि नए में बेटा इसका रेवेन्यू कम हो जाता है। ठीक है,
हाँ सर ठीक है, पूरा लॉजिक समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, आगे चलो बेटा। मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बेटा ये आपने नोटिंग कर ली है वाली, बताओ ये नोट कर लिया? हाँ सर, इसे बेटा मैं रब कर दूँ? हाँ सर इसे आप रब कर दो, क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन में आ रहा है ना, इसलिए। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़े। हाँ सर, ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट, जैसे आप पेट्रोल बोलते हो बेटा, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको प्यार से बोला जाता है बेटा 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स। लिख कह रहा है, ये क्या कह रहा है साहब? ये कह रहा है कि इनके ऊपर जीएसटी इज नॉट लेवीड एट ऑल, जीएसटी लगेगा ही नहीं, लेवी ही नहीं होता। बेटा मैंने फिर बोला, अल्कोहलिक लिक्कर पर लेवी ही नहीं होता, लेकिन 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स पर लेवी होता है। लेवी होता है, लेकिन अभी उसे क्या कर रखा है बेटा? शांत कर रखा है। शांत कर रखा है मतलब एग्जेम्पशन दे रखी है कि जब तक हम डेट नोटिफाई नहीं करेंगे साहब नहीं लगेगा, ऐसा चार्जिंग सेक्शन में ही लिख दिया उन्होंने। एक नया सबसेक्शन इंसर्ट करा के, दैट इज सबसेक्शन 2। तो अगला ऑप्शन आ रहा है बेटा, जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। बिल्कुल सही जवाब, जीएसटी इज लेविड बट एग्जेम्प्ट। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जीएसटी विल बी लेविड, लगेगा, लेवी तो है बेटा, लेकिन एग्जेम्प्ट कर रखा है, बट एग्जेम्प्ट ऐसा नहीं है। मेरा एग्जेम्प्ट कहने का मतलब है साहब कि अभी उसे शांत कर रखा है, जब तक डेट नोटिफाई नहीं की जाती तब तक के लिए। दैट मीन इन एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का यहाँ पर वो मतलब नहीं साहब। एक होता है बेटा एग्जेम्प्ट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू करना। क्या बोला? एग्जेम्प्ट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लाकर एग्जेम्प्ट करना, ऐसा नहीं है। ऐसा वाला केस यहाँ पर नहीं है। किसी भी नोटिफिकेशन में 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स को एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा साहब, नहीं कर रखा, बिल्कुल भी नहीं कर रखा। लेकिन इस पर जीएसटी लगा भी तो नहीं रखा, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे साहब कि उस डेट से लगाएंगे जिस डेट को जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर चलेगा। तो नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर रेफरेंस कहाँ मिलेगा बेटा? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2, दैट विल बी योर चार्जिंग सेक्शन। आगे ना? हाँ सर चले आगे, चलो आगे। यहाँ तक बेटा क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, जीएसटीएन। बेटा जीएसटीएन क्या है बेटा? जीएसटीएन एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी। क्या है? एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, एज ए एनपीओ रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर। और जीएसटीएन सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं ना बेटा अपन जिसको, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें रजिस्टर्ड है। और इसका काम क्या होता है बेटा? कि जीएसटी जो पोर्टल है उसकी सारी की सारी समस्याओं को दूर करना, उसे स्मूथ वे में रन करना, और जो भी नया कानून, जो भी नए नोटिफिकेशन हैं, जो भी नए सर्कुलर्स आते हैं, उन्हें बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। तो देखो, फैसिलिटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड हो गया बेटा, रिटर्न फॉरवर्ड करना हो गया गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, और कंप्यूटेशन और सेटलमेंट ऑफ आईजीएसटी का काम हो। ये सारे के सारे काम कौन करके चलता है बेटा? जीएसटीएन करके चलता है। तो बेटा करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है सर? हाँ सर। आगे आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल। बेटा इसके ऊपर अलग से बहुत ही शानदार वीडियो बना कर डाल रखा है, 2-2.5 हज़ार से ऊपर उस पर व्यूज़ आ चुके हैं, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ चुके हैं। आप वो वीडियो जाकर देखें। पूरा जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल नंबर बोलो कौन सा? 279 कैपिटल ए मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। तो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए के ऊपर ऑलरेडी बहुत ही शानदार एक लेक्चर बना रखा है बेटा, पूरा डिटेल्ड लेक्चर है, बहुत डिटेल में एग्जाम्पल लेकर, एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी लेकर मैंने वहाँ पर सॉल्व कर रखी है जीएसटी काउंसिल के ऊपर। ठीक है सर? हाँ, कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है बेटा 279 कैपिटल ए। ठीक है? हाँ सर, 279 कैपिटल ए, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेटा, इसमें कोई लॉजिक की बात ही नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 7। बेटा सेक्शन नंबर 7 के हिसाब से इनमें से कौन सा सप्लाई नहीं है? तो अपन पहले एक मिनट फटाफट से सेक्शन नंबर 7 को रिवाइज कर लेते हैं ना। तो बेटा सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए, ठीक है, क्या बोलता है बेटा? विद कंसिडरेशन। क्या बोलता है बेटा? विद कंसीडरेशन। मतलब कभी भी कंसीडरेशन हुआ बेटा, और कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हुआ, क्या बोला मैंने? विद कंसीडरेशन। अगर कोई भी फॉर्म ऑफ सप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा साहब? टैक्स लगेगा ही लगेगा, जीएसटी लेवी होगा ही होगा। थोड़ा पीछे से लिख दें साहब। हाँ, 7(1)(a ये बात करता है बेटा किसकी? विद कंसीडरेशन की। बेटा उसके बाद में क्या आता है? बोलो फटाफट, सारे बच्चे साथ में बोलो मेरे। फिर आता है सर 7(1)(b। 7(1)(b क्या बोलता है बेटा? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। क्या बोलता है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन। बेटा ये विद कंसिडरेशन वाला इम्पोर्ट है, विदाउट कंसिडरेशन वाला इम्पोर्ट का आता है शेड्यूल 1 में।
तो ये विद कंसिडरेशन है। लेकिन यहाँ पर बेटा लॉजिक क्या है पता है, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में हो चाहे बिजनेस में ना हो, क्या बोला, चाहे बिजनेस के लिए यूज करो चाहे बिजनेस के लिए यूज ना करो, यानी पर्सनल पर्पस के लिए भी अगर आपने कंसीडरेशन देकर सर्विस इंपोर्ट कर ली तो सप्लाई बन जाएगा। फिर आता है बेटा आपके पास में सी, क्लॉज सी, ये बोलता है बेटा क्या, विदाउट कंसीडरेशन। ये यहां पर बात करके चलेगा साहब किसकी, विदाउट कंसीडरेशन। ओके सर, और बेटा विदाउट कंसीडरेशन के साथ आपका कौन सा शेड्यूल पढ़ना पड़ता है आपको, शेड्यूल कौन सा पढ़ना पड़ता है बोलो, इसके साथ प्लस शेड्यूल पढ़ना पड़ता है बेटा, शेड्यूल फर्स्ट। कौन सा शेड्यूल, शेड्यूल फर्स्ट। और शेड्यूल फर्स्ट की बेटा मेमोरी टेक्निक बना रखी है अपन ने, हाँ सर, क्या है बेटा, पराई। क्या है बेटा, पराई 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 पराई। और पराई में क्या आता है बोलो, P4 परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर ITC हैज बीन अवेल्ड। आर से आता है बेटा रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन में फैमिली भी आता है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बेटा 50,000 की लिमिट अपन ने देखी थी। A4 आता है बेटा एजेंसी, एजेंसी के अंदर आता है बेटा बाइंग एजेंट और सेलिंग एजेंट। फिर आता है बेटा आई आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, ठीक है। और रिलेटेड पर्सन में अगेन बेटा फैमिली यहाँ पर आएगा। ओके सर, बात समझ में आ गई आपकी। ये था बेटा क्या, सप्लाई। अब फटाफट से अपन पढ़ते हैं एक बार कि क्वेश्चन क्या है। अपना क्वेश्चन बोलता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई। ओ, अपन ने तो सप्लाई रिवाइज करा, और जो ये नहीं है वो अपना आंसर है, मतलब जो सप्लाई नहीं है वो अपन को यहाँ पर चेक कर कर चलना है। तो बेटा पहला आ रहा है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बेटा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दे रहे हो लेकिन बिजनेस नहीं है। सर बिजनेस नहीं है मतलब बेटा ये कि मेरा फ्रेंड था, मेरे फ्रेंड की क्या थी, मेरे फ्रेंड की बेटा कोई फर्म थी, फर्म एक कंपनी वो रन कर रहा था, कोई फर्म वो रन कर रहा था, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है। मैं हूँ साहब क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बेटा वो मेरे पास में आया और उसने बोला यार मिश्रा जी एक काम करो यार, मुझे एक सलाह दो। मैंने कहा बेटा क्या सलाह चाहिए, तो उसने मेरे से मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ली, मैंने उसको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी, हाँ के ना, हाँ। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी बेटा वो मैंने दोस्त के नाते दी, मेरा एज सच मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देने का कोई काम नहीं है साहब, अपन तो जीएसटी वाले हैं। और जीएसटी वाले लोग तो साहब जीएसटी के अंदर ही दिन और रात बिताते हैं, खाते हैं पीते हैं सोते हैं जागते हैं, बेटा जीएसटी ही जीएसटी नजर आता है, हमारा तो ये काम है। तो हमने कहा ठीक है साहब, क्योंकि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है साहब हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं आती है, 12th में बिजनेस स्टडीज में मार्क्स भी अच्छे थे हमारे, तो हमने कहा साहब दे देते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी दे देते हैं आपको, हमने तो सब पढ़ रखा है साहब, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ रखा है, तो हमने साहब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी उनको दे दी। अभी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बेटा दी ना मैंने, क्या मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी रेगुलर सबको देता हूँ, क्या मैंने अपनी कोई अलग से पार्टनरशिप फर्म या LLP बना रखी है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देने के लिए, क्या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देना मेरा काम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां बेटा बिजनेस मोटिव है ही नहीं, इसलिए बोलता हूं बेटा ट्रांजैक्शन भले साल में एक हो, अगर बिजनेस मोटिव से किया जाएगा तो बिजनेस माना जाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन आप देख कर आओगे तो आपको देखो सप्लाई से पहले बिजनेस है बेटा, क्योंकि बिजनेस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही तो सप्लाई बनेगा। जो चीज बिजनेस के कोर्स में होगी ही नहीं वो सप्लाई बनेगी ही नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है। ओके सर, इसका मतलब बिजनेस जरूरी है, हाँ बिजनेस जरूरी है। केवल एक ही क्लॉज ऐसा है बेटा 7(1)(b) जहां पर बिजनेस जरूरी नहीं है, वरना बेटा 7(1)(a) में भी बिजनेस जरूरी है, 7(1)(c) में भी बिजनेस जरूरी है। केवल 7(1)(b) ऐसा क्लॉज है जहां पर अगर पर्सनल पर्पस के लिए भी आप कंसिडरेशन देकर इंपोर्ट कर रहे हो बेटा सर्विस, तो गवर्नमेंट कहती है साहब बड़े आदमी हो आप बड़े आदमी हो साहब। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपकी शादी है तो बेटा आपने कहा मेकअप के लिए आर्टिस्ट कहाँ से आएगा, तो बेटा हॉलीवुड से आएगा। कहाँ से आएगा बोलो, हॉलीवुड से आएगा। अब आप मेकअप आर्टिस्ट हो हॉलीवुड से मंगा रहे हो साहब, यानी आप छोटे आदमी हो कि बड़े आदमी हो, आप बहुत बड़े आदमी हो साहब, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तभी तो देखो ना आप पर्सनल पर्पस के लिए भी खर्चा कर रहे हो शादी के अंदर, और आर्टिस्ट हॉलीवुड से बुला रहे हो। तो अगर बेटा इतना पैसा है तो गवर्नमेंट कहती है फिर एक काम करो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा के साहब टैक्स दे दो, आप हम इसको सप्लाई बना देंगे, और बेटा डेफिनेटली इंपोर्ट की सप्लाई बनेगा तो आरसीएम में फॉल करेगा। इंपोर्ट कर रहे हो तो उस बेटा आर्टिस्ट जो है हॉलीवुड आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, उस मेकअप आर्टिस्ट से तो गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती क्योंकि वो तो बाहर का बंदा है बेटा, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी और आपको पकड़ के बोलेगी प्यार से कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, विद कंसिडरेशन है, सप्लाई बन रहा है, आरसीएम में आप रजिस्ट्रेशन कराइए और टैक्स दीजिए, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए हो, क्योंकि बेटा पैसा बहुत है आपके पास, जब इतना पैसा है तो थोड़ा हमको भी फिर टैक्स दे दो। तो सिर्फ एक ही क्लॉज है बेटा 7(1)(b) जहां पर
वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट मतलब भले ही बिजनेस के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए ना हो, ऐसी लैंग्वेज का यूज किया गया। अदरवाइज बेटा बिजनेस होना 7(1) में भी जरूरी है, 7(1) में भी जरूरी है। और यहां पर क्योंकि बोल रहे हैं कि साहब मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी अपने फ्रेंड को दे दी, साहब नॉर्मल दे दी, सच मेरा कोई बिजनेस मोटिव नहीं है, तो क्या ये आपकी सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा, ये बेटा आपकी सप्लाई नहीं बनेगा, क्योंकि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉट। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है? नॉट। और क्योंकि नॉट लिखा हुआ है बेटा इसलिए यहाँ पर ये आपकी सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन पढ़े, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। बेटा अभी अभी समझाया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही एकमात्र ऐसा क्लॉज है, ये वाला देखो, ये वाला क्लॉज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, जहां पर मैंने बोला चाहे बिजनेस में हो चाहे बिजनेस में ना हो, चाहे बिजनेस में हो चाहे बिजनेस में ना हो, साहब क्या बनेगा? सप्लाई बनेगा। जी हाँ दोस्तों, सप्लाई बनेगा। तो बेटा ये तो सप्लाई बन रहा है और ये सप्लाई नहीं बन रहा है, और क्योंकि मेरे से पूछा ही क्या जा रहा है कि कौन सा सप्लाई नहीं है, नॉट अ सप्लाई, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा? हाँ सर, तो टिक कर दें? हाँ सर टिक कर दो, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बेटा पूरा अच्छे से आपको सप्लाई यहाँ पर समझ में आ गया, सप्लाई पूरा मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अगला रहा बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है बेटा डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। बेटा अभी अभी पढ़कर आए हैं सर, क्या पढ़कर आए हैं? देखो ये रहा, अभी अभी पढ़कर आए सर, क्या पढ़कर आए बोलो? सी, क्लॉज सी, विदाउट कंसिडरेशन। अरे हाँ सर, अरे हाँ 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 हाँ, विदाउट कंसिडरेशन अभी तो पढ़ा था। और मैंने क्या बोला था उसके साथ क्या पढ़ना पड़ता है? शेड्यूल 1, जिसमें मेमोरी टेक्निक क्या थी? पराई। बोलो मेमोरी टेक्निक क्या थी? पराई। बेटा ये पैरावाइज बना दिए मैंने मेमोरी टेक्निक, ये मेमोरी टेक्निक पैरावाइज है, यानी अगर एग्जाम में आपको पैरा मेंशन करना है तो आप कर सकते हो साहब, पैरा 1 टू शेड्यूल फर्स्ट टू CGST एक्ट 2017। क्या लिख सकते हो साहब? आप ऐसे लिख सकते हो, पैरा फर्स्ट टू शेड्यूल फर्स्ट टू CGST एक्ट 2017। ये बात बेटा आप लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि पैरा 1 एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। CGST एक्ट सर क्या बात कर रहा हूँ? हाँ ये देखो, P4 क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एट, ये बेटा पैरा 1 है। रिलेटेड पार्टी पैरा 2, A4 एजेंसी बिजनेस पैरा 3, और बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये लगता है बेटा आपका पैरा नंबर 4। तो शेड्यूल पैरा वाइज मैंने यहाँ पर आपको याद करा दिया। ठीक है साहब, तो ऑटोमेटिकली सारे बच्चे बताएंगे विदाउट कंसिडरेशन में कौन सा शेड्यूल पढ़ना पड़ता है? दोस्तों सब बोलेंगे एक साथ, सर विदाउट कंसिडरेशन में पढ़ना पड़ता है हमें शेड्यूल फर्स्ट। वेरी गुड, आ जाओ, बिल्कुल सही जवाब बेटा, सबका सही जवाब। आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। इनमें से कौन सी एक्टिविटी बेटा स्कोप के मतलब सप्लाई के स्कोप से ही बाहर है? क्या बोला मैंने? सप्लाई के स्कोप से ही बाहर है, मतलब सप्लाई है ही नहीं, एंड नॉट टैक्सेबल अंडर GST, और बेटा जिसमें GST पर टैक्स ही नहीं लगेगा, एंड नॉट टैक्सेबल अंडर GST। ऐसा कौन सा है? अच्छा याद करो याद करो याद करो साहब, शेड्यूल 3। सारे बच्चे साथ में बोलेंगे मेरे को, क्या बोलेंगे साहब? शेड्यूल 3। याद आया? हाँ सर याद आया, बिल्कुल याद आया बेटा। शेड्यूल 3 वो शेड्यूल है जहां पर क्या दे रखा है? नो सप्लाई, नो सप्लाई, मतलब ये ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई, मतलब सप्लाई ही नहीं माने जाएंगे, सप्लाई के स्कोप से ही बाहर है बेटा। इसकी टेक्निक अपन ने क्या बना रखी है? सारे बच्चे बताओ। इंटर वाले बच्चों के लिए क्या है बेटा? ई मैजिक, और फाइनल वाले बच्चों के लिए बेटा न्यू मैजिक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 2 क्लॉज ऐसे हैं जो इंटर वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, हालांकि मैं पूरा ही डिस्कस कर देता हूं बेटा। ये होता है आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जिसको आप मर्चेंट ट्रेडिंग बोलते हो, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब अगर मैं चाइना से USA माल बेच रहा हूं, इंडिया में माल एंटर ही नहीं कर रहा, चाइना से USA माल बेच रहा हूं, और बीच में बेटा अगर मैं बेटा कमीशन कमा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे मेरे सारे दोस्त बेटा, ये मर्चेंट ट्रेडिंग है, ये है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ये आपका बनेगा ही नहीं। क्या नहीं बनेगा? सप्लाई ही नहीं बनेगा। दूसरा आता है बेटा आपके पास में ई, मैंने क्या बोला? एन फॉर नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल, ई फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बेटा इनकम टैक्स में कवर होता है, जहां सैलरी हेड के अंदर आप टैक्स पे करके चलते हो। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉयर बदले में कंसिडरेशन के अंदर सैलरी दे रहा है। बेटा अगर सैलरी पे GST लगा देते तो पंगा हो जाता,
क्या हो जाता, पंगा। गवर्नमेंट जनता से पंगा ले लेती और जनता गवर्नमेंट की 12 बजा देती। इसलिए हमारा मकसद यहाँ पर बेटा गुड्स और सर्विसेज में कौन सी सर्विस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली सर्विस को नहीं रखना था, इसलिए हमने उसे बाहर निकाल दिया। फिर आता है बेटा डब्ल्यू। डब्ल्यू होती है बेटा वेयर हाउस सेल। वेयर हाउस सेल, आपने सबने बेटा कस्टम्स एक्ट पढ़ा है और आपको अच्छे से पता है कि हाई सी सेल और वेयर हाउस सेल दो चीजें बेटा यहाँ कवर होती है। एक होती है हाई सी सेल, हाई सी सेल, हाई सी सेल। हाई सी सेल का क्या मतलब होता है, मतलब माल अभी समुद्र में ही है और मैंने बेटा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, क्या बोला, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर कर किसी और को वो गुड्स सोल्ड कर दिया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ मतलब ये कि गुड्स अभी तक एंटर ही नहीं करा। कहां एंटर नहीं करा साहब, इंडिया। अभी तक वो पोर्ट पर आया ही नहीं और बिना पोर्ट पर आए ही मैंने उसे सोल्ड कर दिया। सर बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। देखो इंपोर्टर कौन था, मिस्टर एम एम। मिस्टर एम एम क्या था साहब, इंपोर्टर थे। मिस्टर एम एम इज द इंपोर्टर। बेटा एम एम ने क्या करा, एम एम ने इंपोर्ट कंप्लीट होने से पहले, मतलब पोर्ट पर जहाज शिप का पोर्ट पर आने से पहले ही डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके बेटा एनके को, किसको, एनके को गुड्स सोल्ड कर दिया। ओ अच्छा सर, मतलब हवा में ही गुड्स बेच दिया। बिल्कुल, गुड्स है ही नहीं, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बताया, क्वांटिटी बताई, क्वालिटी बताई, उसको पसंद आया बेटा, उसने बोला मैं माल खरीदने को तैयार हूं। एनके ने बेटा माल पहुंचता उसके पहले इसे और आगे बेच दिया। किसको बेच दिया बेटा, आरके को बेच दिया। किसको बेच दिया, आरके को बेच दिया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ वेरी गुड, ऐसा हो सकता है, हाँ सर। अब चाहे जितनी बार बेचो, एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वक्त भी बेटा माल आप छुड़ाने जाओगे, छुड़ाने मतलब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे, क्या बोला मैंने, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे, तो बेटा ये सारा ट्रांजेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, ये सारा ट्रांजेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। और जो भी बेटा यहाँ पर आपका लास्ट सप्लाई बना ना, लास्ट जैसे यहाँ पर आरके लास्ट है, आरके को बेचा साहब, तो आरके को बेचने वाली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो, और जो वैल्यूएशन रूल के हिसाब से बनती है वो, विच एवर इज हायर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर चलेंगे। इसको बोलते हैं बेटा हाई सी सेल। और ये सारी ट्रांजेक्शन चेन, पूरी ट्रांजेक्शन चेन बेटा आपको बिल ऑफ एंट्री में दिखाकर चलनी पड़ेगी कि साहब सबसे पहले इंपोर्ट इसने किया था, फिर इसने इसको बेचा, फिर इसने इसको बेचा। सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर आपको लगाने पड़ेंगे। जो लास्ट छुड़ाने जाएगा साहब, जो माल को लास्ट बायर, जिसने लास्ट खरीदा होगा उस चेन के अंदर, जैसे यहाँ पर लास्ट कौन है बेटा, आरके, तो आरके गुड्स को छुड़ाने जाएगा पोर्ट अथॉरिटीज के पास और वहां पर कस्टम अथॉरिटीज के पास, और वहां पर जाकर क्या देगा बेटा, बिल ऑफ एंट्री देगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। हालांकि अब ऑनलाइन फाइल हो जाती है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली बेटा होता है वेयर हाउस के केस में, मतलब ये साहब कि माल मैंने मंगाया और मैंने उसे वेयर हाउस में ट्रांसफर करा दिया। मिस्टर एमएम ने इस बार गुड्स मंगाया और कहाँ ट्रांसफर करा दिया साहब, बेचा नहीं साहब, इस बार मैंने इसे वेयर हाउस में ट्रांसफर करा दिया। ओके, और बेटा वेयर हाउस में ट्रांसफर कराने के बाद मैंने इसे बेचा, मतलब इस बार हाई सी सेल नहीं बेटा, वेयर हाउस में ट्रांसफर कराने के बाद बेच रहा हूँ, है ना। किसको बेचा, फिर से बेटा एनके को। अब एनके को अगर मैंने गुड्स बेचा बेटा, तो होगा क्या कि मैं एनके को लेकर आऊंगा वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर उसे दिखा दूंगा, देख ऐसा ऐसा गुड्स है, इतने इतने डब्बे हैं, ये क्वालिटी है, उसको वेयर हाउस में दिखा दूंगा, पूरा गेट खुलवाकर, वेयर हाउस का गेट खुलाकर उसे पूरा चेकअप करवा दूंगा। वो चेकअप करके बेटा खुश हो जाएगा कि ठीक है साहब बिल्कुल सही है, और एनके गुड्स मेरे से खरीद लेगा। ओके सर बेटा, लेकिन छुड़ाएगा कौन, एनके की मैं, एनके, क्योंकि उसने गुड्स खरीद लिया। लेकिन जब तक छुड़ाएंगे नहीं साहब, आपको भी पता है बेटा बहुत अच्छे से, जब तक बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं होती, अरे क्या बोला मैंने, सारे बच्चे मेरे साथ साथ बोलेंगे, जब तक मैंने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल नहीं कर देनी, तब तक आप क्या नहीं लगा सकते साहब, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते। जब तक माल घर जाने के लिए छूटेगा नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी नहीं। इसलिए जो छुड़ाएगा वही पे करेगा, वो छुड़ाएगा वही पे करेगा। और यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा बेटा कि अगर एनके इसको फर्दर आगे सोल्ड कर देता है आरके को, तो छुड़ाने कौन आएगा साहब, छुड़ाने पहले भी आरके आया था, छुड़ाने इस बार भी आरके ही आएगा। और जो छुड़ाने आएगा बेटा, फिर वो यही देखा जाएगा कि उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना था और इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से कितना बनता है, विचएवर इज हायर, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे और उस पर क्या लगा के चलेंगे बेटा, इंपोर्ट ड्यूटी लगाकर चलेंगे। और उसी पे आपका 37 के अंदर आईजीएसटी और 39 के अंदर अगर कॉम्पनसेशन सेस एप्लीकेबल है तो वो भी लगकर चलेगा। ओके सर, ये अपन ने 3 चीजें रिवाइज कर ली बेटा। रिवाइज क्या कर ली, पूरी समझ ली अच्छे तरीके से। NEW नॉन, मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वेयर हाउस सेल और हाई सी सेल। अब आता है बेटा आपके पास में एम बोले तो मॉर्चरी सर्विसेज। बेटा मॉर्चरी सर्विसेज मौत मरगत के अंदर बेटा जो फ्यूनरल की गाड़ी होती है, वो जो जितने भी बेटा वहाँ पर खर्चे वगैरह होते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने कहा साहब दुख के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा, खुशी के अंदर बारात की बस जाएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज जाएगा तो जीएसटी लगेगा, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमोगे तो जीएसटी लगेगा, खुशी के वक्त जीएसटी लगेगा, दुख के वक्त जीएसटी नहीं लगेगा। तो जहां पर भी दुख की घटनाएं आएगी ना साहब, दुख की घटनाएं, जीएसटी वहां पर या तो एग्जेम्प्ट करा दिया जाएगा या
सप्लाई ही नहीं मानी जाएगी। तो जैसे कि मॉर्चरी सर्विस दुख की बात है साहब, घर वाले बहुत दुखी होते हैं उस वक्त, और आप जाके और अगर उन घर वालों को बोलोगे साहब कि ऐसी सिचुएशन में आपका कोई बेटा परिवार का सदस्य चला गया और आप उनसे जीएसटी मांगोगे तो बेटा जूते पड़ेंगे बहुत सारे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा साहब इसे बाहर निकालो, ऐसे वक्त किसी के घर नहीं जाना जीएसटी मांगने, डिपार्टमेंट को बहुत पीटा जाएगा साहब। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने कहा साहब इसको बाहर निकालो। तो हमने क्या कर दिया, मॉर्चरी सर्विस को शेड्यूल 3 में डालकर जीएसटी से बाहर निकाल दिया। बेटा अगला आता है ए फॉर बेटा आता है आपके पास में एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। क्या बोला, एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। बेटा अगर आप गुड्स की डेफिनेशन को पढ़ोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 के अंदर, क्या बोला मैंने, गुड्स की डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52 के अंदर, तो वहां लिखा हुआ बेटा गुड्स के अंदर गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। मतलब ये कि गुड्स के अंदर एक्शनेबल क्लेम तो आएगा, लेकिन यहां पर बेटा सारा का सारा एक्शनेबल क्लेम कवर कर लिया, सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम कवर कर लिए। लेकिन बेटा हमारी नीतिमत्ता सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स को कवर करने की नहीं है। हमारी नीतिमत्ता सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम्स को कवर करने की नहीं है साहब। सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम, देखो ये लिखा हुआ बेटा, सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम हम कवर नहीं करना चाहते। इसलिए बेटा गुड्स में तो सारे के सारे एक्शनेबल क्लेम ले लिए, लेकिन शेड्यूल 3 आते ही उसमें से बेटा सिर्फ 3 रखे और बाकी सारे निकाल दिए। मतलब ये कि जितने भी एक्शनेबल क्लेम होते हैं सबको शेड्यूल 3 से बाहर निकाल दिया, 3 को छोड़कर, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। क्या बोलेंगे, लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग। वेरी गुड। उसके बाद आता है बेटा जी फॉर आता है गवर्नमेंट सर्विस। बेटा गवर्नमेंट कहती है साहब हम तो जीएसटी नहीं देंगे, हाँ हमसे जीएसटी नहीं दिया जाएगा। जहां हमें जीएसटी देना पड़ेगा वहां रिवर्स चार्ज लगा देंगे कि साहब सामने वाला पे करें, या फिर एग्जेम्प्ट करा देंगे, और या फिर सप्लाई से ही बाहर निकाल देंगे। बेटा यहां पर जी फॉर आ गई गवर्नमेंट सर्विसेज। आई फॉर आता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होगी तो आप सब जानते हो बेटा शेड्यूल 2 के अंदर उसे सर्विस माना जाता है। अंडर कंस्ट्रक्टेड अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल होगी तो शेड्यूल 2 के हिसाब से उसे क्या माना जाता है बेटा, सर्विस माना जाता है। लेकिन बेटा शेड्यूल आपका जो 3 है, 3 शेड्यूल, वो कहता है शेड्यूल नंबर 3 कि साहब अगर कंप्लीटेड इनमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब बनी बनाई बिल्डिंग, बेटा एकदम बना बनाया घर, कंप्लीटेड बिल्डिंग या कंप्लीटेड आपका हाउस अगर बेचा जाएगा, क्या बेटा बेचा जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और सी आता है बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल। क्या बोला मैंने, सी आता है कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो फीस होती है बेटा उस पर भी जीएसटी लगकर नहीं चलेगा। ये पूरा का पूरा बेटा शेड्यूल 3 यहाँ पर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब अपन फटाफट से आंसर देख लेते हैं बेटा। तो देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अपन ने देखा था, ये भी बाहर है। फेडरल अपन ने देखा था बेटा, फेडरल से रिलेटेड सर्विसेज बाहर है। मॉर्चरी सर्विस मैंने बोला ना, मॉर्चरी सर्विस। और एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, बेटा ये भी बाहर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो बेटा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास में यहाँ पर डी। ओके सर, आगे चलें। हाँ सर आगे चलो। तो बेटा अब आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड। ओ कुछ याद आया नेचुरली बंडल्ड पढ़कर? हाँ सर याद आ गया, कंपोजिट सप्लाई। कौन सी सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। ओके ठीक है सर, समझ में आ गया। और कंपोजिट सप्लाई बेटा सेक्शन नंबर कौन सा लगता है, सारे बच्चे बताएंगे चिल्ला चिल्ला कर। हाँ सर मेरे तक आवाज़ आनी चाहिए सबकी, मेरे तक, हाँ स्टूडियो में आवाज़ आनी चाहिए साहब। क्या बोला मैंने, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 बेटा, सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जहां पर कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की बात की जाती है। और वहां पर बेटा जो कंपोजिट सप्लाई होती है ना, कंपोजिट सप्लाई, उस केस में नेचुरल बंडलिंग होती है। सर एग्जांपल देकर बताओ, जैसे बेटा लैपटॉप के साथ बैग, लैपटॉप के साथ बैग। बेटा जब आप बोर्डिंग स्कूल जाते हो, तो बोर्डिंग स्कूल जब आप जाते हो बेटा, तो वहाँ पर रहने की, खाने की, आपके कपड़े धोने की, कपड़े वगैरह जो भी होता है बेटा, क्लीनिंग वगैरह की सर्विस, वो सब कुछ आपको एजुकेशन के साथ कंपोजिट दी जाती है। वहाँ पर बेटा नीतिमत्ता आपका खाना खाना, नीतिमत्ता रहना, खेलना, कूदना नहीं है। वहाँ पर नीतिमत्ता इंटेंशन आपका पढ़ाई करना है। लेकिन पढ़ाई करने के साथ, एजुकेशन के साथ, ये दूसरी फैसिलिटीज़ अकोमोडेशन की, फूड की, क्लीनिंग की, ये आपको दी जाएगी। और क्योंकि ये साथ में दी जाएगी तो बेटा ये नेचुरली बंडल्ड है, जानबूझ के थोड़ी ना ले रहे हो आप जानबूझ के ले रहे हो साहब। आपको 2 चीज़ें खरीदनी, वहाँ पर नहीं खरीदनी, सिर्फ एजुकेशन है, लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें मिल रही है, वो नेचुरल बंडलिंग है। तो जहाँ पर भी नेचुरली बंडल्ड है, जैसे बेटा टूथपेस्ट, आप सुबह सुबह उठ के मंजन करते हो, टूथपेस्ट करते हो, तो बेटा टूथपेस्ट के साथ जो पैकिंग आती है ना, पैकिंग, वो पैकिंग आप बोल कर नहीं करवाते हो कि साहब मेरे को पैक करके दो, वो पैक्ड ही आता है। तो उसकी जो पैकिंग है बेटा वो इंसिडेंटल है, वो नेचुरल बंडलिंग है।
पैकिंग के अलग से चार्जेस नहीं देते आप, वो पैकिंग उसके साथ इंटीग्रेट होकर आ रही है। वो बड़ा डब्बा आता है ना सब, जिसके अंदर टूथपेस्ट पैक होकर आता है। हाँ सर, समझ में आ गई बात। ये नेचुरल बंडलिंग है। तो जहाँ पर भी आप देखोगे कि किसी चीज़ के साथ, जैसे मैंने बताया लैपटॉप के साथ बैग, तो आप बैग अलग से खरीदते थोड़े ना हो साथ, वो लैपटॉप की कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो साथ में आपको दिया जाता है। हाँ के ना बोलो, हाँ के ना, हाँ सर। उसी तरीके से बेटा यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल बन रहा है क्या। ऑप्शन नंबर ए, रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग, वन फॉर रेजिडेंशियल एंड अनदर फॉर कमर्शियल पर्पस। बेटा एक बात बताओ, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर 2 फ्लोर है, 2 माले, एक ये देखो ये बिल्डिंग और 2 माले। सर बना के दिखाऊं? लो बेटा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। बेटा ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में बेटा देखो ये है गेट, और गेट बेटा ये 2 माले बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ये है बेटा फर्स्ट फ्लोर, जिसको आप प्यार से बेटा ग्राउंड फ्लोर भी बोल सकते हो, और ये है बेटा सेकंड फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ठीक है। बेटा ये वाला फ्लोर जो है ना, ये काय के लिए दे रखा है बेटा? रेजिडेंशियल के लिए दे रखा है, और ये वाला बेटा कमर्शियल के लिए दे रखा है। मुझे बताओ कि जब अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा बेटा, तो ज़रूरी है क्या कि मैं ऐसे अलग अलग जो है मैं मतलब अगर इसको कमर्शियल के लिए लूँगा तो ये रेंटिंग के लिए मिलेगा ही मिलेगा? ज़रूरी है? नेचुरल है? नहीं। मैं जानबूझकर एक फ्लोर की बेटा रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जानबूझ के बेटा मैं दूसरे फ्लोर का क्या कर रहा हूँ, दूसरे फ्लोर का बेटा मैं जानबूझकर कमर्शियल यूज़ करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है साहब कि अगर मैं सेकंड फ्लोर को कमर्शियल के लिए लूँगा तो फर्स्ट मेरे को रेजिडेंशियल के लिए मिलेगा ही मिलेगा, और अगर मैं फर्स्ट रेजिडेंशियल के लिए लूँगा तो सेकंड मेरे को कमर्शियल के लिए मिलेगा ही मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। ऐसा नहीं है बेटा, ये मिक्स्ड बंडलिंग है, आर्टिफिशियल बंडलिंग है। तो ऑप्शन ए तो बेटा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। ये तो आर्टिफिशियल बंडलिंग है बेटा, नेचुरल बंडलिंग है ही नहीं। अगला आ रहा है बेटा पैक ऑफ वॉच, टाई एंड बेल्ट। बेटा ये आप अच्छे से जानते हो, तीनों चीज़ें अलग से खरीदी जा सकती हैं, तीनों चीज़ें अलग से खरीदी जा सकती हैं बेटा। ये नेचुरल बंडलिंग ऐसा थोड़ा ना बेटा वॉच खरीदूंगा तो टाई साथ में आएगी, टाई खरीदूंगा तो बेल्ट साथ में आएगी, ये बिल्कुल फालतू की बात है। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट। बेटा बर्गर खरीदोगे तो चॉकलेट साथ में आएगी क्या? चॉकलेट खरीदोगे तो मिठाइयाँ साथ में आएगी क्या? और बेटा मैं तो कहता हूँ अगर मिठाइयाँ खरीदोगे तो क्या केक साथ में आएगा क्या? नहीं। ये सब चीज़ें बेटा मिक्स करके ले रहे हो, ये भी आपकी नेचुरल बंडलिंग नहीं है। बोलो ये भी नेचुरल बंडलिंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटा नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या हो जाएगा? बोलो नन ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन बेटा इज दी करेक्ट ऑप्शन। इनमें से एक भी नेचुरल बंडलिंग नहीं है। ओके सर। अगला आ रहा है बेटा, ये मिटा दूं सर बिल्डिंग वाला एग्जांपल? हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, इसके बीच में आएगा ये, तो इसको अपन हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया बेटा? नोट करना आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। फोटो खींच लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन नंबर आ रहा है बेटा 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? 11। क्या बोला? अ डैश सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as the supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax. Oh my God! जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सेक्शन 8 यहाँ पर लग रहा है, और आप सब जानते हैं हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। बेटा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करने की बात की जा रही है। बोलो कौन सी सप्लाई? मिक्स्ड सप्लाई। बोलो कौन सी सप्लाई? मिक्स्ड सप्लाई। बेटा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अगर आएगा तो मिक्स्ड सप्लाई बनेगा, और अगर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, किसका? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट, तो बेटा कंपोजिट बनेगा। अगर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा तो बोलो कौन सा बनेगा? बोलो कंपोजिट सप्लाई बनकर चलेगा। हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ गई बात? ओके, आगे चलें। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल, कि जहाँ पर भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स की बात होगी, मतलब ये कि देखो मैं समझाता हूँ आपके पास। जैसे अभी ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था बेटा अपन ने, और वो एग्जाम्पल लिया था कौन सा? वॉच, टाई और बेल्ट। वॉच, टाई और बेल्ट, ये 3 चीज़ें बेटा मैंने खरीदी सिंगल प्राइस में। मतलब दुकानदार ने मेरे को बोला, दुकान वाले ने मेरे को क्या बोला? दुकान वाले अंकल ने मेरे को बोला कि एक काम करो बेटा, अगर आप ये तीनों का पैक खरीदते हो, देखो अलग अलग खरीदोगे ना बेटा, अलग अलग खरीदोगे तो अलग अलग प्राइस लगेगा। जैसे वॉच का लगेगा बेटा आपके लिए 500 रुपीज़, टाई का लगेगा बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके लिए 250 रुपीज़, और बेल्ट का लगेगा बेटा फॉर एग्जाम्पल आपके लिए 150 रुपीज़। ये अलग अलग प्राइस थी। तो बेटा कितना हो गया? देखो 500, 600, 750, 750, 50, 800, 900, तो टोटल 900 रुपीज़ यहाँ पर हो रहे हैं। उसने बोला साहब अगर आप सिंगल प्राइस मतलब एक साथ तीनों का बंडल खरीदोगे, जो बंडल हमने पैक कर रखा है, अगर वो खरीदोगे तो सर हम आपको 750 रुपीज़ के अंदर ही ये पूरा का पूरा पैकेज दे देंगे। बट उसमें अलग अलग रेट नहीं बताएंगे कि कौन से की क्या लगाई। आप तो 750 रुपये दो और लेकर जाओ तीनों चीज़ें, और लेकर जाओ तीनों चीज़ें। इसको बोलते हैं बेटा मिक्स्ड सप्लाई। ये होती है मिक्स्ड सप्लाई, जहाँ पर बेटा नेचुरल बंडलिंग नहीं होती, अलग अलग चीज़ें होते हैं, आर्टिफिशियल बंडल होता है, और बेटा जहाँ पर क्या बोलेंगे सिंगल प्राइस होता है, वो बनता है मिक्स्ड सप्लाई, सिंगल प्राइस। तो यहाँ पर सिंगल प्राइस क्या था? यहाँ पर सिंगल प्राइस था बेटा 750 रुपीज़।
ये था यहाँ पर सिंगल प्राइस। ओके, ये था सिंगल प्राइस। हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या थी यहाँ पर, आर्टिफिशियल बंडल था बेटा। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है बेल्ट के साथ टाई आती है, टाई के साथ वॉच आता ही आता है। ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल वॉच पे बेटा आपका रेट है 28%, टाई पर है बेटा 18% और बेल्ट पर है बेटा फॉर एग्जाम्पल 12%। तो मुझे बताओ कि 750 रुपीज़ पर कौन सा रेट लगेगा, क्योंकि ये तो सिंगल प्राइस है। अलग अलग तो बता ही नहीं रखा। अगर अलग अलग बता रखा होता तो वॉच पर 28 लगा देता, टाई पर 18 लगा देता और बेल्ट पर 12 लगा देता। लेकिन क्या मुझे अलग अलग रेट दे रखा है साहब? मुझे अलग अलग रेट दे ही नहीं रखा, मुझे तो मिक्स्ड एक सिंगल प्राइस दे रखा है और वो दे रखा है 750। तो बेटा उन्होंने बोला कि हाईएस्ट रेट जिसका भी हो, यानी कि 28%। ओ अच्छा सर, यानी कि बेटा मैंने क्या बोला, 28%। देखो ये बेटा, ये ग्रीन मैंने डब्बे में बंद करा ना जिसको, 28%, ये वॉच, ये बेटा यहाँ पर इसमें फॉल करेगा। और 28% यानी जो तीनों में से हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट करता होगा बेटा, वही हाईएस्ट रेट यहाँ पर 750 पर लगा दी जाएगी। बोलो समझा कि नहीं समझा साहब? समझा। और इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पर भी हाईएस्ट रेट होगा बेटा, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अब कि मिक्स सप्लाई क्या होती है। उसका पूरा एग्जाम्पल ड्राफ्ट करके अपन ने समझ लिया कि हाईएस्ट रेट क्यों लगता है और कैसे लगता है, मतलब हाईएस्ट रेट का क्या मतलब है। हाईएस्ट रेट का ये मतलब है कि जो भी आपकी मिक्स्ड सप्लाई होगी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे बेटा, जितने भी आइटम्स होंगे, उस आइटम्स में जो भी हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट करेगा वो रेट उस सिंगल प्राइस पे लगा दिया जाएगा, जो सिंगल प्राइस उन सब के लिए ली जा रही है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। बेटा इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं? हाँ सर मिटा दो। एक बात बताओ पहले, आपने ये नोट करा कि नहीं करा? सर नोट हमने कर लिया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, फुल स्क्रीन कर दूं? हाँ सर फुल स्क्रीन कर दो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। लो आ जाओ फटाफट से, चलो आगे। हाँ सर चलो आगे। क्वेश्चन नंबर आ रहा है बेटा 12। अब मैं इसको हटा दूंगा, देखो है ना, अब मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूंगा ताकि आपको दिखने में आसानी होनी चाहिए क्वेश्चन। चलो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। बेटा इसमें से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब इसमें से कौन सी एक्टिविटी सप्लाई बन रही है? सप्लाई किसकी? सर्विस की सप्लाई। ओके सर देखें। हाँ सर बताओ। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या बोला? विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बेटा बिना टाइटल ट्रांसफर करें, क्या बोला मैंने? बिना टाइटल ट्रांसफर करें अगर आप किसी के अंदर, किसी भी गुड्स के अंदर अनडिवाइडेड शेयर या राइट ट्रांसफर करते हो। सर इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास है एक अच्छी सी कार। क्या है बेटा? कार कौन सी वाली है बेटा आपके पास? आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, आप इच्छा हो जो कार आपको पसंद है बेटा, वो ऑडी, मर्सिडीज, BMW, बार्कले, या फिर बेटा आपके पास जो भी आपको एंडेवर, जो भी फोर्ड की फरारी आपको पसंद है, जो भी गाड़ी आपको पसंद है वो गाड़ी आपके पास में है। आपके पास में बेटा मतलब उसकी ओनरशिप आपके पास में है, वो गाड़ी आपने खरीद रखी है। ओके सर वो गाड़ी हमने खरीद रखी है। बेटा मैं हूँ आपका टीचर, मेरी बात तो मानते ही हो आप, है ना? सारे बच्चे अच्छे सर की बात मानते हैं। सर बेटा आपके पास में आए, MM सर आपके पास में, उन्होंने बोला सर मेरे को कार चाहिए 1 दिन के लिए। मेरे को आपकी कार चाहिए कितने दिन के लिए बेटा? 1 दिन के लिए मेरे को आपकी कार चाहिए। ओके, तो आपने कहा सर एक काम करो, ये कार आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे सर हो, आपकी बात तो सर आंखों पर, गुरु तो भगवान होता है साहब, तो आपकी बात सर आंखों पर, तो हम क्या कर लेंगे, आपको ये कार दे रहे हैं 1 दिन। क्या सर आप 2 दिन के लिए लो, 3 दिन के लिए, आपकी इच्छा हो सर आप 4 दिन के लिए लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम आप कर लो, जैसे ही आपका काम हो जाए आप कार हमें वापस लौटा देना। बेटा मैं आपके यहाँ कार लेने आ गया, ये जो कार देने की सर्विस आपने मेरे को दी ना बेटा 4 दिन के लिए, बेटा ये आप फ्री में नहीं दोगे, ये सर्विस बनेगा, इसके बदले में मैं बेटा आपको रेंट दूंगा 4 दिन का। देखो बेटा हमारे यहाँ तो सीधी सी बात है साहब, जो भी पैसा आपका बनेगा आपको देंगे, हम कोई फ्री में एहसान नहीं चाहते साहब, ठीक है ना? हाँ भले ही टीचर है तो क्या हुआ बेटा, आपको हम आपका पैसा देंगे, जो भी आपका रेंट बनेगा 4 दिन का उस कार का वो देंगे। बेटा एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैंने बोला, क्या बोला? मैंने बोला साहब कि कार आपसे लूंगा और कार आपसे लेकर वापस दूंगा। ऐसा नहीं है बेटा कि कार की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ टाइटल इन द गुड्स। टाइटल बोले तो ओनरशिप, बिना टाइटल ट्रांसफर करे आपने राइट ट्रांसफर कर दिया कार को यूज करने का, समझे? मतलब कार में यूज कर, अनडिवाइडेड शेयर बेटा, कार को यूज करने का मेरे पास में अनडिवाइडेड शेयर है, मेरे पास में राइट है, लेकिन टाइटल नहीं है। समझे कि नहीं समझे साहब? समझे।
बिल्कुल समझे। आई हैव अ राइट टू यूज द कार बट आई डोंट हैव द ओनरशिप ऑफ द कार। कार बेटा 4 दिन बाद वापस लौटानी ही पड़ेगी। ये सर्विस बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बेटा डेफिनेटली सर्विस बनेगा, सर्विस बनेगा, सर्विस बनेगा। ये गुड्स नहीं है बेटा, ये सर्विस है। हालांकि अपन आगे के एग्जांपल्स आगे के ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। आगे के जो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, वो इंस्टीट्यूट के ऑप्शन भी अपन देख कर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। बेटा ये मैंने आपसे कार खरीद ली, ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? टाइटल ही ट्रांसफर हो गया, मतलब गुड्स, कार खरीद ली, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ओके सर, तो बेटा गुड्स है वो, तो कार है ना, कार, तो कार सर्विस थोड़ा ना होती है, कार गुड्स होती है। तो मैंने आपसे कार खरीद ली मतलब गुड्स खरीद लिया। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी शैल पास एट अ फ्यूचर डेट। बेटा एक बात, तो अगर मैं आपको एडवांस देकर कार खरीद लेता हूँ, मैं आपको एक एग्रीमेंट करता हूँ और एडवांस देकर कार खरीद लेता हूँ साहब कि हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद कार मेरी हो जाएगी, महीने भर तक तू चला ले बेटा, महीने भर बाद कार मेरी हो जाएगी। अच्छा, फ्यूचर डेट पर सर टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा, तो बेटा वो भी तो गुड्स ही हुआ ना, आ तो कार ही रही है और कार की ओनरशिप आ रही है, यानी गुड्स आ रहा है। और चौथा ऑल ऑफ द अबव। बेटा ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। आई होप बहुत अच्छे से आपको बेटा ये समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कहीं पर किसी भी ऑप्शन में प्रॉब्लम है, कहीं पर भी जीएसटी के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद भी बेटा अगर आपको पर्सनल बात करनी है तो बेटा आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हो। वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज में लगभग 90 से 99% सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा डिले हो सकता है साहब, एक दो दिन का डिले हो सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ये गारंटी साहब हम लेकर चलते हैं कि बच्चे की 100% क्वेरी हम सॉल्व कर देंगे। ओके, आगे चलें सर, आगे चलो। आगे आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? What is the maximum rate of CGST prescribed under CGST Act? बेटा CGST है मतलब आधा। देखो दो चीज़ें होती है ना, एक होता है C और एक होता है S, CGST और SGST। बेटा कभी भी अगर एक की बात हो रही है तो आधे की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 8% का रेट है बेटा, तो वो 8% प्लस 8% लगेगा। अगर 9% का रेट है बेटा, वो 9% प्लस 9% लगेगा। अगर 14% का रेट है बेटा, तो वो 14% प्लस 14% लगेगा। अच्छा, तो मैं सिर्फ आधे की बात कर रहा हूँ, पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ साहब। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम रेट कितना होता है बेटा? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 चार्जिंग सेक्शन जब आप पढ़कर आओगे तो वहाँ पर हाईएस्ट रेट लिखा रहता है बेटा। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 दैट इज 20%। कितना? 20%। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कोई 28, 24 और 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया बेटा। 40 होगा जब मैं किसकी बात करूँगा? इंटीग्रेटेड की, आई की करूँगा ना, आई की, तो ये 40 हो जाएगा। कैसे? 20 प्लस 20। अच्छा, अब समझ में आई बात सर। मतलब आई के अंदर 40% हाईएस्ट है और सी और एस के अंदर 20% हाईएस्ट है। बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। आगे चलें? हाँ सर आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा। आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14। आगे आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड ऑन, बेटा इसको हटा दूँ? हाँ सर इसकी सफाई कर दो आप, पढ़ने में दिक्कत हो रही है आपको। हाँ अब पढ़ो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा बेटा, इंट्रा मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, इसे इंट्रा बोलते हैं। देखा सारे बच्चे नालायक सो रहे हैं। क्या बोला मैंने? जागो भाई, इधर आओ, हेलो। मैंने बोला एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, इसको इंट्रा बोलते हैं? नहीं सर, इसको इंट्रा नहीं बोलते हैं, इसको तो इंटर बोलते हैं बेटा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में तो इंटर होता है, यानी सर इंट्रा का मतलब क्या हुआ? विद इन द स्टेट बेटा, उसी स्टेट के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसी एक स्टेट के अंदर अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो मेरे मालिक। कैसे सर? देखो ये देखो, इसने यहाँ बेचा, इसने इस सप्लायर को, इसने इस सप्लायर को। बेटा मैं स्टेट राजस्थान के अंदर ही हूँ। देखो मैं स्टेट राजस्थान के अंदर ही हूँ, ये मेरा राजस्थान है और मैंने अंदर ही बहुत सारे सप्लायर्स के साथ ट्रांजेक्शन करी है, राजस्थान के अंदर ही करी है बेटा। जयपुर सिटी से अजमेर सिटी में माल बेचा है, बीकानेर में माल बेचा है, जोधपुर में माल बेचा है। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? अंदर ही हूँ। ठीक है, कहाँ हूँ? राजस्थान के अंदर ही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बनकर चलेगी और उस पर आप सब जानते हो बेटा क्या लगता है? CGST और SGST दोनों चीज़ें लगकर चलती हैं। तो यानी बोथ A एंड B, सी ऑप्शन इज दी बेटा करेक्ट ऑप्शन। और बेटा अगर UT हो तो यूनियन टेरिटरी हो तो यूनियन टेरिटरी के अंदर यूनियन टेरिटरी टैक्स लगेगा, यानी UTGST लगकर चलेगा। अब आ रहा है बेटा रेड मार्क क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को क्या मार्क कर रखा है बेटा? देखो इस क्वेश्चन को मार्क कर रखा है रेड, यानी इसको एक बार पढ़कर देखते हैं। पहले मैं आपके लिए रेड मार्क हटा देता हूँ और देखता हूँ साहब क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, इसे रेड मार्क क्यों कर रखा था, चेक करते हैं।
व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन। कंपोजिशन देखा, मजा आ रहा है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन करेंगे तो मजा आएगा। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहा हूँ। सप्लाई रिवाइज कर लिया अपन ने, अलग अलग चीज़ें, कंपोजिट सप्लाई रिवाइज कर लिया, मिक्स सप्लाई रिवाइज कर लिया, सप्लाई रिवाइज कर लिया। उसके अलावा जो जो एग्जाम्पल आ रहे हैं सब मैं आपको रिवाइज कराता जा रहा हूँ। इससे हो क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन के साथ रिवीजन हो रहा है। अब कंपोजिशन आ गया तो अपन कंपोजिशन रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो होगा क्या, क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, तो ज्यादा मजा आ रहा है ना, रेदर देन कि अपन चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक लेके बेटा डिस्कशन करें। वहां पर बच्चा भी बोर हो जाता है कि साहब क्या चैप्टर चल रहा है, चैप्टर क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आते हैं, तो अपन में एक्साइटमेंट आता है कि साहब इनमें से कौन सा सही होगा, कौन सा लॉजिक यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पूछ रहा है बेटा थ्रेशोल्ड लिमिट, क्या पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग। याद करो बेटा, कंपोजिशन सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन नंबर 1 पूरा का पूरा बेटा मैं आरटीपी में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। जिनको भी कंपोजिशन डिटेल में क्वेश्चन के साथ पढ़ना है, अमेंडेड, पूरा फुली अमेंडेड, जो फाइनेंस एक्ट 2019 से अमेंड होकर आया बेटा, क्या बोला, फाइनेंस एक्ट 2019 से जो सब सेक्शन 2A इंसर्ट हो गया, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 की जगह 2/2019 की जगह एक नया सब सेक्शन इंसर्ट करा दिया 2A सर्विस प्रोवाइडर। बेटा पूरा कंप्लीट लेक्चर 1.5 घंटे के अंदर, लगभग 1.5 घंटे के अंदर, 1 hour 30 minutes के अंदर बेटा आपको मैंने पूरा कंपोजिशन विद एन एब्सोल्यूट 1 पेज डायग्राम, एक पेज के डायग्राम के अंदर पूरा कंपोजिशन। सर दिखाओ, आज तो दिखाना ही पड़ेगा सर, लो आओ बेटा। ऐसा कंपोजिशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा कहीं पर भी कोई सा भी लेक्चर आपको नहीं मिलेगा बेटा यूट्यूब के ऊपर जहां पर आपको इतने शानदार तरीके से कंपोजिशन पढ़ाया गया हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये अमेंडमेंट बुकलेट है बेटा। ये अमेंडमेंट बुकलेट अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाके तुरंत इस अमेंडमेंट बुकलेट को डाउनलोड करो। ये सबसे बेस्ट अमेंडमेंट बुकलेट है बेटा, सबसे बढ़िया अमेंडमेंट बुकलेट है। सर कहाँ है कंपोजिशन, फटाफट दिखाओ हमको। वो डायग्राम देखना है सारे बच्चों को, और वो डायग्राम बेटा आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है, जिस डायग्राम के अंदर आपको मिलेगा कंपोजिशन पूरा का पूरा रूल्स के साथ, एक पेज के अंदर, एक डायग्राम के अंदर। सर सच्ची बेटा देखो तो सही, आ ही रहा है बस। ये रहा बेटा वो कंपोजिशन का डायग्राम, ये लो कंपोजिशन का एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर सारे सेक्शन, सारे रूल्स, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया दोस्त। सर दिखा दो एक बार फटाफट से, ये देखो बेटा फटाफट देखो, कंपोजिशन लेवी, एक्सक्लूसिव गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विसेज, एक्सक्लूसिव सर्विसेज, ये है बेटा अमेंडमेंट। देखो मैंने मार्क भी कर रखा है, पढ़ा रखा है ना यहाँ पर, देखो ये है अमेंडमेंट एक्सक्लूसिव सर्विस वाला, जहां पर आपका 2A सब सेक्शन 2A बेटा इंसर्ट कराया गया। हाँ सर बात तो सही कर रहे हो आप। ये देखो रूल नंबर 5 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, देखो 1 और 3 सब सेक्शन 1 और 3 कौन कौन सी बातें बोलते हैं। ये देखो मेमोरी टेक्निक्स भी बेटा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रखी है। कंप्यूटेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या समझाया, एलिजिबिलिटी दोनों तरफ सबसे पहले एलिजिबिलिटी, फिर दोनों तरफ सबसे पहले कंप्यूटेशन, फिर कंप्यूटेशन के बाद बेटा एप्लीकेशन, हर चीज़ समझाइए, एप्लीकेशन कैसे लगानी है। प्रोवाइजो 2 का देखो, प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन नंबर 2 और 2A सब परिवार आना है, मतलब एक आरसी आएगी तो सारी आरसी को कंपोजिशन में आना पड़ेगा, हर चीज डायग्राम बना के। देखो यहाँ पर फर्स्ट सप्लाईज क्या होंगी बेटा, वो याद करो, फर्स्ट सप्लाईज 2A के अंदर जो टैक्स लगता है वो 20 लाख के बाद लगता है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या बोला मैंने, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए लिमिट यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी। लेकिन बेटा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए लिमिट पहली तारीख से, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए 20 लाख भी इंक्लूड किया जाएगा। पिछले अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक थे तो इस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख तक 3+3% पर टैक्स देकर आप सर्विस के अंदर फॉल कर सकते हो। क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा टर्नओवर के अंदर, सारी चीज़ें लिख के रखिए बेटा इस डायग्राम के अंदर। तो अभी तक अगर आपने ये अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड नहीं करी है तो फटाफट से इस अमेंडमेंट बुकलेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगा सर, कहाँ से डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा बेटा। चलें वापस, चलो सर हम तो चलते हैं हमारे बिट क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, पूछ रहा है साहब सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 के अंदर कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में बेटा कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो कंपोजिशन लेवी के अंदर दिल्ली के अंदर। बेटा दिल्ली क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या, मुझे बताओ, बताओ है क्या। और मुझे ये भी बताओ साहब कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से हैं। मैं तो याद करता हूँ मेरे बच्चों को, मेरे सारे बच्चों को याद है बेटा, मैं आपको भी याद करा दूंगा, मेरे साथ साथ बोलेंगे सारे बच्चे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कंपोजिशन के लिए, देखो रजिस्ट्रेशन के लिए अलग होते हैं, कंपोजिशन के लिए अलग होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट सिर्फ 4 है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। क्या बोला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 ही ऐसे स्टेट है बेटा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां पर लिमिट 10 लाख रुपीज लगती है, जहां पर लिमिट 10 लाख रुपीज लगती है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा।
इसके बाद आता है बेटा एपी यूके मेघा सिक्किम, एपी अरुणाचल प्रदेश, यूके उत्तराखंड, एपी यूके मेघालय और सिक्किम। यहाँ पर लिमिट बेटा इररेस्पेक्टिव ऑफ गुड्स और सर्विस 20 लाख ही लगती है, इसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं बोला जाता। इसके बाद आता है बेटा पौंडीचेरी और तेलंगाना, यहाँ पर भी 20 लाख ही लगती है। और फिर आता है बेटा रेस्ट ऑफ द स्टेट्स, जहाँ पर देखा जाता है कि अगर एक्सक्लूसिव गुड्स है तो 40 लाख, गुड्स सर्विस है तो 20 लाख, और यहाँ पर बेटा आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो टबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला वाले हैं उनके लिए भी 20 लाख ही रहेगी। ओके सर, समझ में आ गई। लेकिन मैंने जो बोला बेटा इसके अंदर एक चीज़ ध्यान देना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये बेटा ये 4 चीजें थी, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी यूके मेघा सिक्किम, एपी यूके मेघा सिक्किम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी यूके मेघा सिक्किम। मेरे साथ साथ बोलोगे आपको याद हो जाएगा। क्या बोला, एपी यूके मेघा और सिक्किम, मेघा और बेटा सिक्किम। बेटा ये जो है ना, ये 2 चीज़ें छोड़ी मैंने, कौन कौन सी, पौंडीचेरी और तेलंगाना। क्या छोड़ दिया, पौंडीचेरी और तेलंगाना। बेटा वो कंपोजिशन के लिए स्पेशल कैटेगरी नहीं है, कंपोजिशन के लिए स्पेशल कैटेगरी नहीं है। हालांकि रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आप बोल सकते हो वो 20 लाख में आएंगे, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में तो बेटा ये स्टार्टिंग वाले 4 तो केवल 10 लाख में ही आते हैं, इनको बोला जाता है वहाँ पर स्पेशल कैटेगरी। और कंपोजिशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ, बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, किसकी, ये कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। देखो ऊपर जो दे रखा है, इस कंपोजिशन की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो साहब यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ बेटा ये रहेंगे। ये कौन कौन से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी यूके मेघा सिक्किम। पौंडीचेरी और तेलंगाना यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है। और बेटा स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए अमेंडमेंट आने के बाद, क्या बोला मैंने, अमेंडमेंट सिचुएशन के बाद, बेटा यहाँ पर अमेंडमेंट सिचुएशन के बाद में जो लिमिट हो चुकी है वो हो चुकी है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की मेरे भाई 75 लैक्स इन द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल अगर आपका बेटा 75 लाख था तो इस साल 75 लाख तक आप कंपोजिशन में आ सकते हो। क्या बोला मैंने, पिछले साल अगर 75 लाख था तो इस साल तक 75 लाख में आ सकते हो। और बेटा अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, क्या बोला, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है बेटा, उस केस के अंदर आप 150 लाख तक यानी 1.5 करोड़ 1.5 CR 150 लैक्स तक कंपोजिशन में आ सकते हो। अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लिमिट कितनी बेटा, अदर देन अगर इनके अलावा कोई है तो बेटा वहाँ पर आपके पास में लिमिट होती है 150 लैक्स की। अच्छे से लिख के दिखाओ सर, बेटा अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको। वहाँ पर लिमिट कितनी होती है बोलो, 150 लैक्स की लिमिट होती है। अच्छा सर अब समझ में आई बात, 150 लाख मतलब अगर पिछले साल 150 लाख तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर था बेटा, तो इस साल 150 लाख तक आप कंपोजिशन में टैक्स पे करके चल सकते हो। और आपको अच्छे से बेटा कंपोजिशन के अंदर 3 लोग आते हैं, वो ऑलरेडी मैंने बोला आपको 1.5 घंटे में पूरा रिवाइज करा रखा है दोस्त, वहाँ पर जाकर देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पूरा अमेंडमेंट भी कवर हो जाएंगे और उसके बाद में बेटा केस स्टडी बनाकर भी सॉल्व करवा रखी है। तो 2 लेक्चर देखना है। अगर कंपोजिशन में 8 में से 8 नंबर चाहिए ना बेटा, 8 से 12 नंबर का कंपोजिशन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इस बार नवंबर या दिसंबर अटेम्प्ट बेटा, सीए वालों के लिए नवंबर और सीएमए वालों के लिए दिसंबर अटेम्प्ट, अगर कंपोजिशन ना आए तो मुझे बता देना दोस्त, तो मुझे बता देना। 100% बेटा कंपोजिशन आएगा, गारंटी आपसे कंपोजिशन में क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एमसीक्यू से आए चाहे वो प्रैक्टिकल बनकर आए। और बेटा प्रैक्टिकल बनकर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके मेन ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 8 नंबर का कंपोजिशन से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। और बेटा मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाए, सिर्फ 2 लेक्चर देखने, सिर्फ 2 लेक्चर। कितने, 2 लेक्चर। एक कंपोजिशन का थियरी लेक्चर जहां पर मैंने पूरा कंपोजिशन समझाया और उसके बाद बेटा मैंने कंपोजिशन के ऊपर पूरी की पूरी केस स्टडी भी सॉल्व करवाई। तो केस स्टडी और थ्योरेटिकल लेक्चर दोनों लेक्चर देख लो, दोनों का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंपोजिशन बेटा आपका 8 से 12 नंबर का 100% कवर हो जाएगा। 2 नंबर का हो सकता है बेटा, 2 से 4 नंबर का आपको एमसीक्यू मिल जाए कंपोजिशन के ऊपर, तो बेटा 4 नंबर वहां से अपने निकल जाएंगे। और 8 नंबर का अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो वहां से, यानी टोटल 12 नंबर अगर कंपोजिशन से आ जाता है बाय चांस, या 8 नंबर तक भी आ जाता है बेटा कि 6 नंबर का दे दिया और फिर 2 नंबर का एमसीक्यू दे दिया, 8 नंबर का दे दिया, तो भी बेटा आपका सही हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ कंपोजिशन आएगा ही आएगा, क्योंकि कंपोजिशन में बेटा मेजर अमेंडमेंट है, मेजर अमेंडमेंट। तो कंपोजिशन टेस्ट करेंगे। सीए फाइनल वालों के लिए बेटा जो आरटीपी है ना, आरटीपी, उसमें तो उन्होंने कंपोजिशन से अमेंडमेंट क्वेश्चन डाल भी दिया और वही मैंने सॉल्व करवा रखा है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एक सीए फाइनल भले ही इंटर वाला बच्चा हो बेटा, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपोजिशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में भी कंपोजिशन है।
है कि नहीं है? है साहब। तो आगे चलें सर, आगे चलो। लिमिट कितनी बताई? 150 लाख। बेटा ऑप्शन में 150 लाख दे रखा है। दिल्ली बेटा इसके अंदर आ रहा है क्या? दिल्ली इसके अंदर आ रहा है क्या? देख के बताओ मेरे को सब, दिल्ली इसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं सर, दिल्ली इसके अंदर नहीं आ रहा। तो बेटा दिल्ली के लिए लिमिट कितनी होगी? 150 लाख। लिमिट के लिए दिल्ली के लिए लिमिट कितनी होगी? बेटा दिल्ली के लिए लिमिट होगी 150 लैक्स। क्या 150 लैक्स ऑप्शन में दे रखा है? नहीं बेटा, इसीलिए ये रेड मार्क हो रखा था, इसीलिए हमारी टीम ने इसे रेड मार्क कर रखा था। बेटा जब भी मैं कोई क्वेश्चन रीड करता हूँ मुझे गड़बड़ लगती है, मैं रेड मार्क कर देता हूँ और उसके बाद बेटा मैं उसका इंप्रूवमेंट या सजेशन किसको भेजता हूँ? आपके इंस्टीट्यूट को भेजता हूँ। मैं ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूट को जितने भी करेक्शंस हैं वो भेज चुका हूँ और बहुत ही जल्द आपका इंस्टीट्यूट बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पर अमेंड कर देगा और नई बुकलेट एज पर अमेंडमेंट एक नई बुकलेट बिट क्वेश्चंस की आपकी अपलोड हो जाएगी। सीए इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी मैं सारे के सारे करेक्शंस करवा चुका हूँ। इंटर में भी और फाइनल पे भी मेरा मेल जा चुका है। इंटर पे तो बेटा करेक्शन उन्होंने कर भी दिए और नया पीडीएफ अपलोड कर भी दिया। फाइनल पे भी बहुत जल्दी सीए के अंदर, सीए इंस्टीट्यूट जो हमारा है ICAI, वहाँ पर हो जाएंगे करेक्शंस। तो MCQs के अंदर जितने भी करेक्शंस रिक्वायर्ड है वर्ड टू वर्ड बेटा करेक्शन में करवा चुका हूँ। अब आपको विश्वास नहीं होगा साहब कि मैंने मेल भेजा कि नहीं भेजा, इसके लिए मैं सारे के सारे ईमेल्स का भी बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाके पढ़ लेना कि साहब हाँ मैंने मेल भेजा है, मैं बच्चों का ध्यान रखता हूँ, सारे करेक्शन करवाता हूँ और इंस्टीट्यूट भगवान की दया से बेटा करता भी है। इंस्टीट्यूट बात मानता भी है और इंस्टीट्यूट वर्ड टू वर्ड, मैंने क्या बोला, वर्ड टू वर्ड जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ें वहाँ पर इंप्लीमेंट करता है। आप मेल देख लेना और क्वेश्चंस को मिला लेना, जो मेल में मैंने लिखा हुआ है क्या क्वेश्चंस के अंदर वो चेंजेस हैं कि नहीं है, आपको वो मिलेंगे बेटा, 100% वो चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, ओके सर, आगे चले, आगे चलो। अब बेटा इसे यहाँ से आपने फोटो खींची कि नहीं खींची, मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। एक बार ये स्टेट्स लिख लो और इनकी फोटो भी खींच लो, फिर मैं इसे हटाऊंगा। ठीक है, हाँ सर देख लो, इसकी एक बार अच्छे से एक इमेज ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे हटाता हूँ। हाँ बेटा ले लिया स्क्रीनशॉट, चलें आगे? हाँ सर चलो, चलें, चलो अब इसे हटा दो। ना 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 ना, लो हटा दिया। और ये आ रहा है बेटा आपके सामने अगला क्वेश्चन, दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर? इनमें से कौन सी चीज़ एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी वो तो बाद में देखेंगे, पहले सारे बच्चे मुझे बताएंगे बेटा एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ पर डिफाइंड है। बोलो एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ पर डिफाइंड है? सारे बच्चे बोलेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6। कहाँ पर डिफाइंड है? 6 बेटा, 6 मारते हैं ना क्रिकेट के अंदर, वो जो 6 मारते हैं वो क्या करते हैं, उसमें 6 रन एक साथ आ जाते हैं, यानी बेटा 6 रन एक साथ इंक्लूड आ जाते हैं। उसी तरीके से बेटा सारी चीज़ें लगभग एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड आ जाती है। तो मैंने क्या बना रखी, मेमोरी टेक्निक बना रखी साहब, 6 फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, 6 फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, 6 फॉर एग्रीगेट टर्नओवर, यानी 6 मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 6। तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर आपको बेटा एग्रीगेट टर्नओवर मिलता है और मैंने बताया बेटा एक चीज़ को छोड़कर सब कुछ एग्रीगेट टर्नओवर होता है। क्या बेटा? और वो होता है इनवर्ट सप्लाईज पे RCM, मतलब जो भी सप्लाई मैं ले रहा हूँ यार वो कैसे हो सकती है, आउटवर्ड सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर बोले तो बेटा टर्नओवर, टर्नओवर बोले तो सेल्स, सेल्स बोले तो आउटवर्ड सप्लाई। क्या बोला, क्या बोला मैंने बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर बोले तो सेल्स और सेल्स बोले तो आउटवर्ड सप्लाई, जो बाहर जा रही है, जो मैं बेच रहा हूं वो है बेटा क्या, बोलो वो है क्या, वो है आपकी बाहर जाने वाली एग्रीगेट टर्नओवर। जो बिक रहा है वो टर्नओवर है, वो सेल्स है। जो आ रहा है बेटा वो इनपुट परचेज है। परचेज को आप कैसे बोल सकते हो साहब कि वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, हालांकि भले ही आपको RCM में टैक्स देना पड़े। सर मतलब ये कि आपने किसी से सर्विस ली और उस पर टैक्स आप खुद RCM में पे कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ हो सकती है, पर बेटा फिर भी नेचर थोड़ा ना चेंज हो गया। RCM में टैक्स पे करने के कारण सप्लाई का नेचर थोड़ा चेंज हो गया। अरे यार ये दिखता नहीं है क्या? सप्लाई तो बेटा अभी भी कौन सी है, सप्लाई तो देखो अभी भी कौन सी है बेटा, सप्लाई तो अभी भी देखो इनवर्ड ही है ना, मेरे लिए तो आ ही रहा है ना पीछे से। हाँ सर बात तो सही है, भले ही मेरे को RCM में टैक्स पे करना पड़ रहा हो, मेरे लिए तो वो इनवर्ट सप्लाई है। तो उसको छोड़कर बाकी जितना भी बेटा एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सप्लाई हो आपकी, क्या बनेगी, बोलो क्या बनेगी? वो हमेशा और हमेशा बनेगी बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट। तो भले ही आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई हो, चाहे वो आपकी टैक्सेबल सप्लाई हो बेटा, चाहे वो आपकी जीरो रेटेड सप्लाई हो, चाहे वो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो, चाहे आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो, यहाँ तक कि आपकी नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई।
बेटा वो भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगी, लेकिन इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम आपका नहीं बनेगा। क्या? क्योंकि बेटा मैंने बोला ना, खरीद थोड़ी ना आपका टर्नओवर बन सकती है। खरीद परचेज कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। और बेटा दूसरी चीज, आपके जो जितने भी टैक्सेस हैं, जीएसटी वाले टैक्सेस, वो भी बेटा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे, यानी टैक्स टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, टैक्स का अमाउंट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक बार ऑप्शन देखें बेटा, एग्जाम्प्ट सप्लाईज आएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बेटा आएगा, इंटर स्टेट सप्लाई हो तो भी आएगा, और इन वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर आरसीएम बेटा नहीं आएगा। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन भी आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करना है, कौन सा इंक्लूड नहीं करना है। तो बेटा आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, आगे चलें। हाँ सर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा है? 17। आईजीएसटी इज लेविड ऑन, बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। आईजीएसटी इंटर स्टेट पे लगता है। आईजीएसटी कहाँ लगता है? इंटर स्टेट पर। देखो ये सर इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है सर, ये क्या लिखा हुआ है? ऐसे मन से थोड़ा ना बोल सकते हैं बेटा, ये सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। और जहाँ पर इंट्रा स्टेट है ना बेटा, इंट्रा स्टेट, इंट्रा के केस में बेटा सेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ है, 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट का जब आप सेक्शन 9 पढ़ोगे तो वहाँ मिलेगा सब इंट्रा स्टेट सप्लाई पर हम लगाएंगे सीजीएसटी, और सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि इंटर स्टेट सप्लाई पे हम लगाएंगे आईजीएसटी। तो बेटा सपोर्ट हर जगह होना चाहिए। मैं कहता हूँ बेटा फालतू में सिर्फ मैं आंसर बोलकर निकल जाऊँ, बेटा आंसर तो आपको नीचे इंस्टीट्यूट ने भी दे रखे हैं, इस बुकलेट के नीचे एंड में बेटा आंसर तो आपको इंस्टीट्यूट ने भी दे रखे हैं। फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं बेटा जब तक मैं आपको सपोर्ट सेक्शंस नहीं बताऊंगा, रिवीजन नहीं करूंगा, समझाऊंगा नहीं, तो फिर मतलब ही क्या है साहब। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है समझना चीज़ को। अभी अपन ने समझा कि साहब ऐसा कैसे होता है, ठीक है, सबको पता है आईजीएसटी लगता है साहब इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, लेकिन क्यों लगता है, कहाँ लिखा है, ये भी तो याद होना चाहिए ना आपको। रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो बेटा आप असली कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, तभी तो आप असली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। हाँ के ना? हाँ सर। लॉजिक पता होगा, प्रैक्टिकल फील्ड में जाके बुक खोलोगे कि साहब कहाँ लिखा हुआ है, तो आपको पता ही नहीं कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बुक में कौन सा सेक्शन खोल के देखोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेक्शन याद होनी चाहिए, किताब खोल लेंगे, लेकिन किताब खोलने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना साहब कि इतनी मोटी किताबों में कौन सा पन्ना खोलना है, कौन सा सेक्शन खोलना है। सर बात तो सही है। तो ये बात कहाँ लिखी है साहब? इंटर स्टेट वाली सेक्शन 5 के अंदर। तो फटाफट से सेक्शन 5 खोल के देखोगे तो मिल जाएगा। ओके सर, बात तो सही है। बेटा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हाँ सर। बेटा लेक्चर अच्छा लगे ना तो पॉज करके कमेंट जरूर कर देना एक बार, ठीक है बेटा। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है ये पढ़कर कि आपको फ़ायदा हुआ लेक्चर देखकर। और मैं और लेक्चर बेटा डालता हूँ उसके बाद, जब मुझे खुशी होती है तो मैं और लेक्चर पब्लिकली आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराता हूँ। मेरे काफ़ी जो एनक्रिप्टेड लेक्चर होते हैं बेटा, वो भी मैं काफ़ी बार बच्चों के बेनिफिट के लिए यूट्यूब पर डाल देता हूँ। तो ठीक है बेटा, फेस टू फेस क्लास रिकॉर्डिंग्स की भी काफ़ी लेक्चर्स मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्त कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तभी मुझे मज़ा आएगा दोस्त अपलोड करने में, वरना तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी साहब। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो सर अगला क्वेश्चन देखें। हाँ सर, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर क्वेश्चन नंबर 18। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर क्वेश्चन नंबर 18। डैश इज लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बेटा क्या लेवी होता है इंपोर्ट पर? सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। बेटा इंपोर्ट बोले तो इंटर स्टेट सप्लाई, इंपोर्ट बोले तो इंटर स्टेट। क्यों? क्योंकि बेटा दूसरी कंट्री से आ रहा है ना सर, वो तो इंटरनेशनल होता है ना बेटा, वो पहले होता था अब हो चुका है इंट्रा और इंटर। बस दो ही चीज़ें होती है दोस्त। इंटर बोले तो दो स्टेट के बीच में भी इंटर और दो कंट्री के बीच में भी इंटर ही कहलाएगा। पहले वो इंटरनेशनल कहलाता था, उसे भी इंटर बना दिया। तो इसलिए इंपोर्ट क्या है बेटा? दो कंट्री के बीच में है। इंपोर्ट क्या है? दो कंट्री के बीच में है। इसलिए यहाँ पर भी क्या लगकर चलेगा? आईजीएसटी लगकर चलेगा। तो 18 का भी बेटा ए ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट बनेगा। और ये देखो आ गया क्वेश्चन, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो ये ना, अभी समझाया था मैंने, ये ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट याद करो बेटा। मैंने समझाया था कि नहीं समझाया था कि 20 + 20 40 हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि सीजीएसटी में जो रेट लगता है वो सोलो रेट होता है, सोलो, सिर्फ सीजीएसटी के लिए। लेकिन जब आईजीएसटी की बात करेंगे तो सोलो वो क्या हो जाएगा? कॉम्बो हो जाएगा, कॉम्बो, यानी सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, कॉम्बो 20% + 20%, 40% बेटा आपका मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स बन जाएगा अगर आईजीएसटी की बात कर चलेंगे। और वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये रहा, मैक्सिमम रेट ऑफ आईजीएसटी। अब तो सारे बच्चे चिल्ला चिल्लाकर मेरे बोलने से पहले ही आंसर बोल रहे होंगे कि सर इसका आंसर होगा 40%। क्योंकि बेटा अगर सीजीएसटी में क्या बोला मैंने? अगर सीजीएसटी में मैक्सिमम रेट 20% था
तो बेटा IGST के लिए आपको इसमें एक चीज़ और जोड़नी पड़ती है जिसको बोलते हैं SGST, तभी IGST बनता है बेटा। तो उसके लिए भी 20%, क्योंकि आपको पता है दोनों इक्वल होता है, जोड़ना ही पड़ेगा और बेटा जोड़ते ही बन जाएगा 40%। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपका 20 + 20 40 का, और यहाँ पर बेटा मैक्सिमम रेट आपका IGST के केस में क्या हो जाएगा 40%। हाँ क्या ना, हाँ सर। आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20? ऑन सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स GST शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज में बी नोटिफाई। अरे ये तो अभी देख कर आए ना 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स बेटा 9(2), अभी ऊपर ही तो देख कर आए, पूरा रिवाइज करके आए ना अपन। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाले कॉन्सेप्ट के साथ अपन ने 5 पेट्रो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी देखा था। तो सेक्शन 9(2) क्या बोलता है बेटा? ऑन द डेट रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल गवर्नमेंट नोटिफाई करके चलेगा, और वही डेट बेटा बनेगी। कौन सी डेट? रेलिवेंट डेट, जब 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगकर चलेगा। तो बेटा पेट्रोलियम क्रूड, एल्कोहलिक लिकर फॉर, नहीं बेटा एल्कोहलिक लिकर तो पूरी तरह से बाहर है, तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका ए, पेट्रोलियम क्रूड। तो पेट्रोलियम क्रूड वो चीज़ है साहब जिस पर GST लगकर चलेगा उस डेट से, जो डेट कौन बताकर चलेगी? गवर्नमेंट बताकर चलेगी, नोटिफाई करके चलेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आ रहा है 21। अ रेडियो टैक्सी ड्राइवर हैज प्रोवाइडेड हिज सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर Uber Cabs, the tax on such supplies shall be paid by बेटा 9(5) सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। रीड विद रेलिवेंट नोटिफिकेशन। रीड विद बेटा नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं करना होता है इंटर वाले बच्चों को, ना आपको सर्कुलर नंबर याद करना है इंटर वाले बच्चे, ना आपको नोटिफिकेशन नंबर याद करना है। हालांकि फिर भी मैं क्लास के अंदर कुछ नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है बेटा, जैसे 2/2019 हो गया, 12/2017 हो गया, है ना, वो मैं याद करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट 13/2017 हो गया बेटा RCM वाला, तो मैं याद करा देता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है आपको नोटिफिकेशन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट है बेटा वो सारे के सारे नोटिफिकेशन नंबर आपको वैसे ही मैं बता दूंगा कि साहब ये नोटिफिकेशन नंबर वो है जो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। तो बेटा 9(5) में आता है रीड विद रेलिवेंट नोटिफिकेशन। अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, रेलिवेंट, जो भी यहाँ पर रेलिवेंट नोटिफिकेशन है उसके साथ इसको रीड करेंगे, रीड विद रेलिवेंट नोटिफिकेशन। हाँ क्या ना, हाँ। तो मैंने बोला सेक्शन नंबर 9(5) रीड विद रेलिवेंट नोटिफिकेशन। बेटा क्या बोलता है? अगर मैं 9(5) को रीड करता हूँ रेलिवेंट नोटिफिकेशन के साथ, तो वो बोलता है 3 चीज़ें। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे साथ साथ फटाफट से रिवाइज करोगे। 3 चीज़ें, एक बोलता है बेटा ओयो, एक बोलता है बेटा उबर, और एक बोलता है बेटा यूसी क्लैब, एक बोलता है यूसी। क्या बोलता है? यूसी। मतलब ओयो मतलब बेटा अकोमोडेशन, उबर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और ये बेटा मिसलीनियस सर्विसेज। यूसी मतलब मिसलीनियस सर्विसेज। बेटा अगर ये सर्विसेज दी जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जिसको आप एग्रीगेटर भी बोलते हो बेटा, किसके थ्रू दी जा रही है बोलो? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है ना बेटा, ये डैश है, ई डैश, चलो मैं स्पेस करके ऐसे लिख देता हूँ, ई इलेक्ट्रॉनिक COMMERCE इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी जा रही हैं दोस्त। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ओयो वाला होटल, उबर वाला ड्राइवर और यूसी वाली आंटी, क्या बोला? ओयो वाला होटल, उबर वाला ड्राइवर और यूसी वाली आंटी, ओयो वाला होटल, उबर वाला ड्राइवर, यूसी वाली आंटी अगर खुद रजिस्टर्ड है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अगर ड्राइवर, सर ड्राइवर कैसे रजिस्टर्ड हो सकता है? बेटा ड्राइवर को मजे आ रहे हैं, ड्राइवर कह रहा है मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लूंगा, ड्राइवर कह रहे हैं साहब मैं तो आपका 20 लाख से ऊपर मैं तो रजिस्ट्रेशन लूंगा। तो बेटा ड्राइवर ने खुद ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अगर ड्राइवर ने खुद ने ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, होटल ने खुद ने ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, यूसी ने खुद ने ही रजिस्ट्रेशन ले रखा है, खुद ही GST में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में बेटा ये खुद पे करके चलेंगे। क्या बोला मैंने? उस केस में खुद पे करके चलेंगे। लेकिन ऊबर वाले केस में बेटा यहाँ पर क्योंकि टैक्सी ड्राइवर छोटा होता है बेटा, ऊबर वाले केस में क्योंकि टैक्सी ड्राइवर छोटा होता है, क्या होता है बोलो? छोटा होता है। अब एक ड्राइवर को आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, बेटा वो नहीं करा पाएगा। वो दिन का 100, 200, 300 रुपया कमाना चाहता है, हालांकि ज़्यादा कमाते हैं, 1000 रुपये तक कमाते हैं ये लोग। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100, 200, 300 रुपये बेटा दिन का कमाना चाहता है, गरीब आदमी है, और आप उसको कह रहे हो GST में रजिस्ट्रेशन कराने को, गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला साहब ऐसे केस के अंदर, किस केस के अंदर बेटा? ऐसे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करके चलेगा। तो अगर कोई भी बेटा कैब वाले अंकल हैं जो कैब रन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, मतलब उबर के थ्रू, या फिर आपके ओला के थ्रू, या फिर आपकी जो ये कुबेर कैब जो अपने एग्जाम्पल में दे रखा है कुबेर कैब के थ्रू, वहाँ पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वाले अंकल को ही टैक्स पे करके चलना पड़ेगा RCM के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। हाँ क्या ना? हाँ सर। कहाँ लिखा हुआ है बोलो? मैंने रेफरेंस दिया आपको, सेक्शन नंबर 9(5)
सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5 रीड विद रेलिवेंट नोटिफिकेशन। एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे और बेटा ये अच्छे से डायग्राम बनाकर समझाकर आओगे। अगर ओयो, उबर और यूसी वाला एग्जाम्पल आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22। सांस ले रहे? हाँ सर सांस ले लो, सांस ले लो, 1 मिनट। बोलते बोलते गला ही दुख गया सब, है ना? हाँ सर बोलते बोलते गला ही दर्द हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 22। अब धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। जीएसटी इज पेबल बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। रिवर्स चार्ज बेटा 13/2017। मैं हमेशा नोटिफिकेशन याद कराता हूँ, 13/2017। ये है बेटा किसका नोटिफिकेशन? रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन, RCM सप्लाईज, सेंट्रल टैक्स, है ना सर? 13/2017 सेंट्रल टैक्स आपका बनता है, RCM सप्लाईज की बात करते हैं। ये कह रहा है बेटा जीएसटी इज पेबल बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। बेटा रिवर्स चार्ज के लिए सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 3, और उसको अपन इस नोटिफिकेशन के साथ में रीड करते हैं। सेक्शन RCM का है 9(3). बेटा एक और RCM का सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं 9(4). वो होता है रियल इस्टेट वाला। क्या होता है? रियल इस्टेट। और बेटा रियल इस्टेट के ऊपर 9(4) के ऊपर पूरा डिटेल्ड लेक्चर, पूरा रेगुलर क्लास का लेक्चर, बेटा कोई फास्ट ट्रैक, कोई रिवीजन नहीं, कंप्लीट लेक्चर मैंने 9(4) के ऊपर डाल रखा है। और 2, 3, 4 नहीं बेटा, कम से कम 5 से 6 वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रखे हैं, और इंटीग्रेटेड एक बड़ा क्वेश्चन भी वहाँ पर मैंने सॉल्व करवा रखा है। रूल 43 के ऊपर भी मैंने इंटीग्रेटेड एक बहुत बड़ा कंप्लीट केस स्टडी सॉल्व करवा रखी है। एग्जाम के लिए 100%, 100% इंपॉर्टेंट है, और उसमें से क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि 9(4) को एक बार जाकर देख लेना। 9(4) RCM के लिए पूरा अलग से लेक्चर बना रखा है। हालांकि हमारे क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है बेटा? 9(3) की बात हो रही है, जहां पर कह रहा है स्पॉन्सरशिप की सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रेल बेटा एग्जेम्प्ट होता है, आप सब जानते हो। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर क्या RCM में आता है? नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, एग्जेम्प्ट तो नहीं है, टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। और बेटा स्पॉन्सरशिप की सर्विस RCM में आती है। तो सिर्फ यही एक ऐसी चीज़ है बेटा जो RCM में आती है। रेल वाला RCM में नहीं आता, एयर वाला भी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी RCM में नहीं आता। बेटा पैसेंजर को नहीं, एयरपोर्ट कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है। ओके, और यहाँ पर बेटा रेलवे के ही आपसे GST कलेक्ट करके चलती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में। तो मैंने क्या बोला? स्पॉन्सरशिप की सर्विस ऐसी सर्विस है बेटा जो RCM में फॉल करेगी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। 9(3) 13/2017 के साथ अपन को रीड करना है, जहाँ पर अलग अलग सर्विसेज दे रखी है बेटा। जहाँ पर आपके पास GTA की सर्विस दे रखी है बेटा, डायरेक्टर की सर्विस दे रखी है बेटा, है ना, और कंपनी का जो डायरेक्टर की सर्विस है, जो GTA की सर्विस है, और जो लॉयर की सर्विस है, लॉयर याद है? लॉयर्स, हाँ सर लॉयर याद है, उसकी सर्विस है। उसके अलावा बेटा वहाँ पर दे रखी है आपके पास जो बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं, जो बिजनेस करेस्पोंडेंट होते हैं, है ना, और जो लैंडिंग सर्विस है बेटा, वो बहुत सारी सर्विसेज नई भी ऐड कराई है RCM के अंदर। तो ये सब बेटा आपके RCM में कवर होता है। स्पॉन्सरशिप की सर्विस आपके पास RCM में कवर होती है, और कोर्ट से रिलेटेड सर्विस बेटा आपके RCM में कवर होती है, जो लीगल सर्विसेज है वो। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपके RCM में कवर होती है। हालांकि अपन RCM और आगे रिवाइज कर लेंगे, और आगे RCM का क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में RCM में आपको रिवाइज करा दूंगा। फिलहाल के लिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डैश आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। मतलब अगर मैं इनमें से किसी से अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा हूँ, मतलब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मीडियम क्या है? मीडियम क्या है बेटा? मीडियम है रेलवे फर्स्ट क्लास। बेटा यहाँ GST लगेगा, फर्स्ट क्लास AC होता है, इसलिए रेलवे इन एन एयर, मैंने कहा ना एयर कंडीशन कोच हो बेटा, चाहे फर्स्ट क्लास हो, दोनों में ही बेटा टैक्स लगकर चलता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता। और क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है एग्जेम्प्ट कौन सा है, तो बेटा आपका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर C, दैट विल बी मेट्रो। मेट्रो एग्जेम्प्ट है बेटा, मेट्रो पे GST नहीं लगता। तो अगर आप मेट्रो के थ्रू बेटा ट्रांसपोर्टेशन करके चल रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर आप मेट्रो के थ्रू बेटा ट्रांसपोर्टेशन करके चल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डैश बाय GTA इन गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST। बेटा ये आप अच्छे से जानते हो, 12/2017 एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 आपको मिलेगा बेटा। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, इसको बेटा सेक्शन नंबर 11 के साथ रीड करना होता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 11 आपका एग्जेम्पशन वाला सेक्शन होता है। और वहाँ दे रखा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर और मिल्क। बेटा तीनों की तीनों चीज़ें अगर आप GTA के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर D, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेबो पब्लिक स्कूल आर एग्जेम्प्ट। बेटा हमेशा ध्यान रखना, इसके ऊपर भी मैंने बहुत डिटेल्ड मैनर में
आपके शायद एग्जामिशन के अंदर, या फिर या तो आपके एग्जामिशन के अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, क्या बोला मैंने, एग्जामिशन के अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, या सीए इंटर के एमसीक्यूज के अंदर पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रखा है। पूरा डिटेल्ड के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ रिवाइज करा रखा है। वहाँ जाकर आप अगर देख लोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला, बेटा पूरा कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा वहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। ओके सर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो सीए इंटर वाला मैं ढूंढ के बेटा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उस लेक्चर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ढूंढ के, तो आपका एजुकेशनल पूरा कवर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ इन शॉर्ट, छोटे में रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। एक बात ध्यान रखो बेटा, एक होता है लेना और एक होता है देना। लेने को बोलते हैं इनपुट और देने को बोलते हैं बेटा आउटपुट। लेने को बोलते हैं इनपुट, देने को बोलते हैं आउटपुट। और बीच में आ रहा है बेटा आपके पास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बीच में क्या आ रहा है बोलो, बीच में आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस लेगा उसमें से कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट करा दी जाएंगी, और देगा तो कौन सी सर्विसेज देगा और किसको देगा बेटा, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। क्या बोलते हैं, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विस देगा। और काई की सर्विस देगा बेटा, 3 सर्विस देगा टीसीएस एग्जाम की। किसकी, टीसीएस एग्जाम की। याद कर लो, मेमोरी टेक्निक बना कर दे रहा हूँ बेटा, बनी बने आपको। पका पकाया माल मिल रहा है बेटा, बस अब तो एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ, पका पकाया माल खाओ और एग्जाम में जाके नंबर लेकर आओ, ठीक है। तो सीधा सीधा पका पकाया माल है, समझने की जरूरत नहीं आपको, तो बस याद करना है टीसीएस एग्जाम। क्या बोला, टीसीएस एग्जाम। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, सी फॉर कैटरिंग, एस फॉर सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन, एग्जाम फॉर एग्जामिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोला मैंने, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग, सिक्योरिटी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस, से रिलेटेड सर्विस अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे रहा है। सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटा वो है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्सेज रन करता है। क्या बोला, गवर्नमेंट अप्रूव्ड या लॉ के द्वारा अप्रूव्ड गवर्नमेंट कोर्सेज रन करता है। जैसे बेटा आपकी यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड होती हैं, आपके स्कूल्स जो होते हैं बेटा सीबीएसई से, या फिर आपके जो स्टेट बोर्ड है वहाँ से क्या होते हैं बेटा, अप्रूव होते हैं। तो ये अप्रूव्ड कोर्सेज रन करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कराते हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? क्या मेरा इंस्टीट्यूशन जीएसटी बाय एमएम, क्या बेटा जीएसटी बाय एमएम आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? नहीं है बेटा, नहीं है, क्योंकि मैं जो जीएसटी आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके पास अप्रूव्ड नहीं है। ये कोर्स जो मैं आपको देता हूँ, जो कोर्सेज होते हैं मेरे अलग अलग कोर्सेज, फेस टू फेस क्लासेस, ये बेटा अप्रूव्ड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि जो ICMAI आपका इंस्टीट्यूट बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI जो पढ़ा रहा है बेटा, ये जो पढ़ा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बेटा, ICSI जो CS के बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तीनों के द्वारा जो बेटा इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है ना, ये तीनों इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है बेटा, ये अप्रूव्ड है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे। ये तीनों इंस्टीट्यूट्स आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या याद कराया, TCS एग्जाम, मतलब देने वाली सर्विस कौन सी, TCS एग्जाम। हालांकि बेटा लेने वाली सर्विसेज भी एग्जाम्प्ट है, ये पूरा डिस्कस करके मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। जहाँ से मैंने डिस्कस करा है वहाँ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर उस लेक्चर को कंप्लीट मैनर में देख सकते हो। यहाँ पर बेटा 3 चीजें देखो, ये रही T, ये रहा C, ये रहा S। ट्रांसपोर्टेशन बेटा, क्लीनिंग और सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम्स, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल, ठीक है। तो बेटा क्लीनिंग सर्विस हो जाएगी क्या, हाँ सर। क्लीनिंग कैटरिंग सर्विस बेटा, सी से वैसे कैटरिंग है, मैं वापस बोलूँगा सी से कैटरिंग सर्विस है, क्लीनिंग सर्विस नहीं है, फिर भी बेटा क्लीनिंग सर्विस भी यहाँ पर आपकी एग्जाम्प्ट करा दी जाएगी। तो ये हो गया बेटा आपका D। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ बोला था ना मैंने, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, ये देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ, सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी बेटा एग्जाम से रिलेटेड सर्विस, और क्लीनिंग से रिलेटेड सर्विस आपकी यहाँ पर कवर हो जाएगी। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 भी यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है बेटा आपके पास में, इसको नोट करना है क्या, TCS एग्जाम को बेटा, इसकी फटाफट से एक फोटो खींच लो TCS एग्जाम की, ठीक है, हाँ के ना, हाँ। एक बार TCS एग्जाम की एक फोटो खींच लो, ओके खींच ली, हाँ सर। आगे चलें, आगे चलो, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 26। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय डैश आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST। ये बेटा वापस से आपसे वही पूछा जा रहा है, 12/2017 नोटिफिकेशन नंबर एग्जाम्शन वाला है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय बेटा एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। ओ आज मेरे यार की शादी है बेटा, ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है, खुशी, और खुशी के अंदर तो बेटा पहले लगेगा AC में घूम रहे हो, मजे कर रहे हो साहब। रेडियो टैक्सी, ओहो रेडियो टैक्सी में घूम रहे हो। एयर टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट बेटा ये एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है ना। रेडियो टैक्सी एग्जाम्प्ट है,
ना आपका रेडियो टैक्सी और एयर कंडीशन स्टेज कैरिज एग्जाम्प्ट है, और बेटा आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्प्ट है क्या, नागालैंड एयरपोर्ट पर टर्मिनेट करने वाली फ्लाइट, उतरने वाली फ्लाइट, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू, क्या बोला, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेटा, नागालैंड, त्रिपुरा, मैंने बताया था ना आपको, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बेटा, वहां पर अगर कोई भी हवाई जहाज उतरता है या जहां से कोई भी हवाई जहाज उड़ता है बेटा, वहां पर जीएसटी नहीं लगाकर चलता है। प्रमोट करने के लिए बेटा एयर ट्रांसपोर्टेशन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई और बेटा इसे एग्जाम्प्ट यहां पर करवा दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। आई होप बेटा आपको याद भी होता जा रहा है इसके अंदर फटाफट से और आप समझते भी जा रहे हो, है ना। चलो अगला आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, बेटा पोस्ट ऑफिस, प्यार से बोलते हैं ना बेटा, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, हाँ सर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की बात चली बेटा। पोस्ट ऑफिस जो अलग अलग तरीके की सर्विसेज देकर चलता है उनमें से कौन सी एग्जाम्प्ट है, आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो आपको अच्छे से पता है बेटा कि जो मनी ऑर्डर वगैरह अपन देते हैं, जो मनी ऑर्डर हो गया, जो आपके पास वो होता है ना पुराने ज़माने के पोस्ट कार्ड हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, ये सब सर्विसेज बेटा आपकी एग्जाम्प्ट सर्विसेज होती हैं। जितनी भी सर्विसेज जो बेटा मैं कहूँगा कि जो बेसिक नेचर है पोस्ट ऑफिस का, जो पोस्ट ऑफिस का बेसिक नेचर है वो सर्विस एग्जाम्प्ट है बेटा। आपको डाक ला के देने की सर्विस एग्जाम्प्ट है, ये है बेसिक नेचर। क्या है बेसिक नेचर। लेकिन बेटा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, है ना, एजेंसी से रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस अपन देते हैं कि साहब हमारे बिहाफ पर आप पेमेंट कर देना या हमारे बिहाफ पर आप पेमेंट कलेक्ट कर लेना, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, इन सब पे बेटा कमीशन होता है और कमीशन पे जीएसटी लगता है। क्या बोला मैंने, कमीशन पे जीएसटी लगता है। तो स्पीड पोस्ट देखो, पहला ऑप्शन स्पीड पोस्ट बेटा जीएसटी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस पे लगेगा, लगेगा। एक्सप्रेस पार्सल पे लगेगा, लगेगा। और मेरे से पूछ रहा है कौन सी एग्जाम्प्ट है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सी एग्जाम्प्ट है, तो बेटा इसमें से तो कोई सी भी एग्जाम्प्ट नहीं है, कोई सी भी एग्जाम्प्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। एक्सप्रेस पार्सल पे भी लगेगा, स्पीड पोस्ट पे भी लगेगा, लाइफ इंश्योरेंस पे भी लगेगा। हालांकि अगर आप डब्बे में डालते हो ना, डब्बे में टिकट चिपका कर बेटा, टिकट चिपका कर वो लाल और हरा डब्बा बेटा उस पर नहीं लगता, उस पर बेटा आपके जीएसटी नहीं लगता। ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट एज पर सेक्शन नंबर 12 इज, ओ अच्छा, सेक्शन नंबर 12 बेटा टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, क्या बोला, टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12। और बेटा सेक्शन नंबर 12 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई आप अच्छे से जानते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर सप्लायर को पेमेंट रिसीव कब होता है बेटा, जब डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। सर क्या बोला, आप लिख के बताओ। मैंने बोला डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ क्रेडिट, डेट ऑफ एंट्री और डेट ऑफ क्रेडिट। बेटा क्रेडिट कहाँ होगा, बैंक अकाउंट में, और क्रेडिट की एंट्री कहाँ होगी बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। विच एवर इज अर्लियर बेटा, मैंने क्या बोला, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही मानी जाएगी बेटा पेमेंट की डेट, वही मानी जाएगी। देखो इधर ये पेमेंट की डेट। ओके सर, ठीक है, चलो देखें। हाँ सर देखो, ये है बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर, मेरे को तो दिख गया बेटा, एक बार में दिख गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डेट एंटर्ड इन द अकाउंट्स और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। ये देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक अकाउंट बेटा, विच एवर इज अर्लियर। आगे चलें सर, आगे चलो। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लाइबल टू टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बेटा, और गुड्स की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, और गुड्स में भी बेटा आरसीएम की बात हो रही है। बेटा गुड्स के अंदर आरसीएम आता है ना, तो रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे। क्या बोला मैंने, सर्विस के केस में होता है 61st डे, सेक्शन 13 लगता है। गुड्स के केस में बेटा सेक्शन 12 लगता है। कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 12। और आरसीएम, जब सेक्शन 12 के अंदर आरसीएम पढ़ते हैं बेटा, वहां दे रखा है रिसिप्ट की डेट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब जिस वक्त गुड्स आपको रिसीव हो गया वो तारीख। इनवॉइस का बेटा आरसीएम में कुछ लेना देना ही नहीं होता, क्योंकि इनवॉइसिंग कैसी होती है, सेल्फ इनवॉइसिंग। तो यहाँ से इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, पेमेंट वाला आ जाएगा, पेमेंट वाला आ जाएगा। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट। और अगर बेटा आप इनवॉइस इशू ही ना करो, सेल्फ इनवॉइसिंग ही ना करो, तो गवर्नमेंट ने बेटा एक टाइम लिमिट लगा दी, 30 दिन की टाइम लिमिट। कितने दिन की, 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम दी सप्लायर्स इनवॉइस। सप्लायर ने इनवॉइस तो दिया होगा ना, माना कि आप सेल्फ इनवॉइसिंग करोगे, उस इनवॉइस का वैल्यू नहीं है, सप्लायर के इनवॉइस का वैल्यू नहीं है, बट इनवॉइस तो है ना, तो वहां से 30 दिन, यानी बेटा 31वां दिन आते ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, टाइम ऑफ सप्लाई आपका बन जाएगा।
तो बेटा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, यानी 31st डे इमीडिएटली फॉलोइंग, मतलब 31st डे की यहाँ पर बात हो रही है, विच एवर इज अर्लियर। बेटा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोलूँगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी और सी का अर्लियर जो भी होगा वो। उसके बाद आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 30। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स व्हेन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द वाउचर इज आइडेंटिफिएबल। बेटा वाउचर का कॉन्सेप्ट पूरा करा कर आया हूं मैं, पूरा का पूरा वाउचर का कॉन्सेप्ट भी मैंने करा रखा है। अगर आप लेक्चर देख रहे हो दोस्त, मुझे लेक्चर देखो एक एक करके याद नहीं होता कि मैंने कौन से लेक्चर में कराया था, लेकिन अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, मैं फिर कहूँगा बेटा सीए इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, तो बेटा ये बिट क्वेश्चंस तो सीएमए वालों के लिए मैं करा ही रहा हूँ। सीएमए वाले बच्चे बेटा आप जाकर सीए वाले बच्चों का भी इंटर का लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर भी एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे कवर कर रखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी केस स्टडीज है वहाँ पर एमसीक्यूज की, वो वहाँ पर आप कवर कर सकते हो। डेफिनेटली आपके लिए भी उतना ही बेनिफिट होगा। हाँ क्या ना? हाँ, वहाँ पर बेटा मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराए, तो आपके डबल कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। जो यहाँ से रिवाइज करने हैं वो यहाँ मैं करा रहा हूँ, और जो बेटा मैंने वहाँ करा दिए वो ऑलरेडी वहाँ से आप रिवाइज वापस कर सकते हो, तो डबल बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। वाउचर के केस में बेटा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, वापस पढ़ा देता हूँ। वाउचर के केस में दो चीज़ें होती है बेटा। आपको वाउचर देते बेटा अमेजोन वाउचर, अमेजोन ने आपको 50 रुपीज़ का वाउचर दिया और ये नहीं बताया कि 50 रुपीज़ का वाउचर बेटा आप क्या खरीद सकते हो, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो। क्या बोला मैंने? अमेजोन आपको नहीं बताया कि 50 रुपीज़ के वाउचर से बेटा आप क्या खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। ठीक है, 50 रुपीज़ का वाउचर आप रिचार्ज के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, 50 रुपीज़ के वाउचर से आप कोई छोटा मोटा आइटम भी खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। नहीं बताया, इसको बोलते हैं बेटा गुड्स आइडेंटिफिएबल नहीं है, यानी अनआइडेंटिफाइड। और दूसरा होता है बेटा कि आपको दिया और बोला 50 रुपीज़ का वाउचर दिया और बोला आप इसको सिर्फ और सिर्फ DTH, डायरेक्ट टू होम, यानी आपका जो टीवी होता है बेटा टेलीविजन, उसके रिचार्ज के लिए ही यूज़ कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अमेजोन ने आपको 50 रुपीज़ का वाउचर दिया और बोला अमेजोन पेपर, इसे आप सिर्फ और सिर्फ DTH के रिचार्ज के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइड हो गई। आइडेंटिफाइड, पहले से ही पता है कि वाउचर किस काम में आएगा, DTH के अलावा काम में आ ही नहीं सकता। बेटा जहाँ पहले से ही पता हो तो डेट ऑफ इशू, मतलब जिस तारीख को वाउचर दिया उस तारीख को पता है। क्या बोला मैंने? जिस तारीख को वाउचर दिया बेटा उस तारीख को पता है कि ये वो वाउचर है जो उस चीज़ में यूज़ आएगा। तो जब आपको चीज़ पता है तो उसका रेट निकाल लो, और रेट निकल जाएगा तो बेटा हाथों हाथ टैक्स लगा दो, तो डेट ऑफ इशू ही टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बेटा डेट ऑफ इशू ही आपका क्या बन जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और जब नहीं पता तो डेट ऑफ रिडम्पशन बेटा, क्योंकि रिडम्पशन पे ही वो गुड्स पता लगेगा, और गुड्स पता लगेगा तभी रेट पता लगेगी। क्योंकि बेटा मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो हो सकता है 18% के लिए यूज़ कर लूँ, हो सकता है 12% के लिए यूज़ कर लूँ, तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा उसी दिन पता लगेगा जिस दिन मैं उस वाउचर को रिडीम करूँगा, मतलब उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हो जाता है बेटा डेट ऑफ रिडम्पशन। क्या बोला? डेट ऑफ रिडम्पशन। हाँ क्या ना? हाँ सब। तो डेट ऑफ रिडम्पशन आपका बनता है क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। तो डिपेंड करेगा साहब आपके लिए टाइम ऑफ सप्लाई ये बनेगा कि ये बनेगा। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। अपने क्वेश्चन में बेटा वो साफ साफ बोल रहा है कि आइडेंटिफिएबल है। ये देखो आइडेंटिफिएबल है बेटा, आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू ये रहा बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन में बोल रहा है वाउचर के केस में, देखो ये रहा वाउचर के केस में सेम टू सेम बोल रहा है कि नॉट आइडेंटिफिएबल है। ये देखो ये बोल रहा है नॉट आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है? हाँ सर ये रहा नॉट आइडेंटिफिएबल। तो बेटा नॉट आइडेंटिफिएबल के केस में मैं क्या करूँगा बोलो? डेट ऑफ रिडम्पशन। कौन सा बेटा? बी ऑप्शन। ये बी, ये आपका बी ऑप्शन जो है ना बेटा, ये बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा साहब, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है साहब। हाँ देखो एक और लाल मार्क का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी गड़बड़ होगी, इस क्वेश्चन में बेटा गड़बड़ होगी। क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला ना जितनी भी रेड मार्क है ये गड़बड़ है, और ये गड़बड़ ऑलरेडी मैं इंस्टीट्यूट को मेल कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन और देख लें बेटा, क्वेश्चन नंबर 32, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं ना, लंबा लेक्चर हो गया। अब बाकी के एमसीक्यूज अपन अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में करेंगे। ठीक है, करेंगे, जाएंगे कहीं नहीं, भागूंगा कहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। ये कोई डेमो लेक्चर नहीं है साहब कि 2-3 डाल दिया और बस बच्चों को खुश कर दिया। पूरे एमसीक्यूज कराऊंगा, और भी जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे मैंने देखे थे, शायद आपके कुछ वो होते हैं ना मैच द फॉलोइंग वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं, वो भी करवाऊंगा। पूरी बुकलेट अपन सॉल्व करके चलेंगे। फिलहाल अब एक ही क्वेश्चन, अभी इस पार्ट के अंदर बेटा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी टाइम 1.5 घंटे से ऊपर का हो चुका है, और फिर मुझे अगला बैच भी लेना है एक फेस टू फेस। तो ठीक है, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। बेटा विद इन 30 डेज है ना, इनवॉइस के लिए बेटा आपके पास आता है सेक्शन नंबर 31।
ठीक है। हाँ, और बेटा सर्विस की बात हो रही है तो 31 आपको कहाँ भेज देगा, रूल 47 में भेज देगा। बोलो कहाँ भेज देगा, रूल 47 में बेटा वो आपको भेज देगा। और रूल 47 क्या बोलता है, रूल 47 बोलता है बेटा 30 दिन के अंदर और 30 दिन के बाद। क्या बोलता है, 30 दिन के अंदर और 30 दिन के बाद इनवॉइस इशू करने के लिए दो बेटा रूल 47 ने मेंशन कर रखे हैं। रूल 47 बोलता है बैंकिंग कंपनी है तो 45 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो सकता है, बैंकिंग और फाइनेंसिंग कंपनी है तो। रूल 47 बताता है सर्विस के केस में, सर्विस के केस में कितने टाइम के अंदर इनवॉइस इशू होना चाहिए, रूल 47 ये बताता है बेटा। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गई बात। रूल 47 क्या बताता है, सर्विस के केस में इनवॉइस कितने पीरियड में इशू होना चाहिए। ये मेरे से पूछ रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, अगर इनवॉइस विद इन द टाइम इशू हो गया तो सेक्शन नंबर बेटा आपका आता है 13 टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन नंबर 13 आता है और सेक्शन नंबर 13 बोलता है कि अगर इनवॉइस विद इन द टाइम इशूड है, यानी विद इन 30 डेज इशूड है सर्विस के केस में, तो बेटा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब सर्विस के केस में एडवांस पे भी जीएसटी लगेगा। सर्विस के केस में एडवांस पे भी जीएसटी लगेगा। क्या बोला मैंने, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा ये रहा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर ऑफ ए और बी। तो ऑप्शन बेटा यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अब 33 बेटा अपन अगले लेक्चर में देखेंगे और ये भी देखेंगे 33 में क्या गलती है। 33 की गलती आपको बताएंगे कि साहब 33 में आखिर क्या गलती है, 33 की क्वेश्चन गलत क्यों है, और फिर आगे के बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है अपन बाद में कर चलेंगे। तो टिल देन बेटा बाय बाय टाटा सी यू। मन लगाकर पढ़ो बेटा, दिसंबर में आपके एग्जाम्स हैं, एकदम एक नंबर पढ़ाई करो और आपको कोई नहीं रोक सकता बेटा पास होने से। पास होने से कोई नहीं रोक सकता, आप 100% पास होगे। ठीक है, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर लेक्चर्स मिलकर चलेंगे। ये मैं एश्योरेंस आपको दे रहा हूँ कि आपका 100% बेनिफिट इस चैनल से होगा। और इस वीडियो को बेटा अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ शेयर करो। और अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ये कंटेंट जो आपको साहब रिवीजन करवाया हमने, जो कंटेंट आपको दिया, ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट करके बताएं सर आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टाटा सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। बाय बाय।